ओके चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल आपका प्रीलिम्स। हैप्पी चेरिश करो पहले अपने आप को, है ना, कि प्रीलिम्स का आपने स्टार्ट किया है। और सबसे पहली बात कि आज पहला दिन ही उठ कर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ कर आकर टेस्ट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, अपने ही रिलेटेड है ना। ऐसे ही एक प्रोग्राम सबसे पहली बार मैंने दिल्ली पे एक डिज़ाइन किया था हम लोगों ने, और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ऐसा प्रोग्राम। हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था 85 दिन का, ऐसे ही सेम, उसका नाम था फोकस ग्रुप। ठीक है, उसी तरह का एक ग्रुप मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ। वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता था, वो ग्रुप सुबह 5:30 बजे, मतलब सबको आना पड़ता था, और 5:45 में वो टेस्ट स्टार्ट होता था। डेली पर डे वहाँ पर भी सेम 50 टेस्ट क्वेश्चन का हमने सीरीज़ बनाया था, और वो 5:45 से चलता था 6:45 तक, और उसके बाद क्लासेस होती थी। और वो लगभग 84 डेज़ का प्रोग्राम था। ठीक है, और मैं उस समय खुद भी जाता था टेस्ट देने, पर वो 84 दिन की जो मेहनत थी, जो वो 84 डेज़ की पढ़ाई थी, जो हर दिन जाना, हर दिन खुद को चैलेंज करना, वो अपने आप में इतना मोटिवेट कर गया कि उससे पढ़ाई से प्यार होने लगा। सही बता रहा हूँ। तो इसको आज जो आपने चालू किया, इसको ना सीरियसली लेकर ना पूरे के पूरे 70 डेज़ कंप्लीट करना, एक भी दिन गैप नहीं करना, आपको खुद मजा आएगा। एक और चीज़ आप अच्छा कर सकते हो, जो मैं करता था, अगर आप लोग चाहें तो घर पे जाएंगे, आपका फ़ोन होगा, फ़ोन में आपका नोटपैड होता है ना, नोटपैड, उसमें लिखना Day 1 टेस्ट का। जब शाम को रिजल्ट आएगा अपने से लिखना, उसको रिजल्ट को बस नहीं देखना। Day 1 स्कोर, यहाँ पर लिख लेना डे ऊपर, यहाँ पर लिखना 1, यहाँ पर अपना स्कोर जितना भी आएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैंक। और उसको अपना डेली देखना कि किसी दिन मैं कम हो रहा हूँ, किस दिन मैं ज़्यादा हो रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होता, इससे ये नहीं है कि आपने एक चार्ट बना के रखा है, इससे आपका डे टू डे प्रोग्रेस आपकी आंखों के सामने होता है। आपको खुद लगता है कि यार मैं कितना पीछे हो रहा हूँ या कितना आगे हो रहा हूँ। और इतना कोशिश करिए कि 70 दिन में से कम हर इंडिविजुअल का ये प्रयास होना चाहिए कि 70 दिन में वो कम से कम 30 दिन क्या किस में रहे, रैंक 1 रहे। मैं उस 84 दिन के 84 दिन रैंक 1 था। उस 84 दिन के टेस्ट में पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक हर दिन रैंक 1 था। और मैं आप लोग को भी यही बोलूँगा कि आप भी क्या करो, कोशिश करो अचीव करने का। अभी ये वो नहीं है कि रैंक 1 ला के क्या कर लेंगे यहाँ टेस्ट में, ये कर लेंगे कि आप हर दिन उतने ही मोटिवेशन से पढ़ेंगे। जैसे पीछे जाएंगे, आपका रैंक जैसे 50 के बाहर होगा, फिर आप क्या, आपके अंदर मोटिवेशन गिर जाएगा, यार क्वेश्चन टफ आता है, हमसे नहीं बनता। ये सब नहीं, ये एक्सक्यूजेस हैं। ये सब क्या है, एक्सक्यूजेस हैं। और यहीं पर एक एकदम इंपॉर्टेंट लाइन आज से याद रखना, अपने जीवन के लिए याद रखना, और उसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे कि ज़िंदगी को कभी भी एक्सक्यूजेस से नहीं जिया जाता, एक्सेप्टेंस से जिया जाता है। जितना आप एक्सक्यूज़ दोगे उतना ही आप अपने आप को प्रॉब्लम में पाओगे, जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। आपसे नहीं हुआ, एक्सेप्ट करिए, नहीं हुआ, मैं इसको रिवाइज करूँगा, अगला टेस्ट बेटर करूँगा। एक्सक्यूज़ नहीं देना, पेपर टफ था, 2 क्वेश्चन गलत थे, वो तो मैंने सही हो जाते। ठीक है, ये सब चीज़ों को बिल्कुल दूर करना है। एकदम जेन्युइन पढ़ना है और जेन्युइनली मेहनत करना है। आज से एक भी दिन गैप मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज जो हम लोग को पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा आज जो टेस्ट हुआ है, ठीक है, टेस्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट का पेपर का आपको रिजल्ट आंसर आ जाएगा, और अभी इन बिटवीन जब पढ़ते जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज कराना था, उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें एक्चुअल में गलत कथन चुनना था, लेकिन सही लिखा हुआ है, और अगर गलत कथन देखेंगे तो उसका क्या है, सी। ठीक है, बाकी तीनों कथन उसके सही हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन नंबर 9 में है। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने इंटेंशनली दिया था जो कि आपके करंट अफेयर में था, जैसे कि आपका क्या है, वेनाड जो आपकी केरला में है, वो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर क्या चालू है आपका 3-4 दिन पहले, और इवन कल उसका सबसे बड़ा रिपोर्ट आया था, ड्रैगन फ्लाई सर्वे। ठीक है, फुरफुंदी होते हैं, तो फुरफुंदियों का सर्वेक्षण होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से। ड्रैगन फ्लाई सर्वे स्टार्ट हुआ है वेनाड के केरला से। ठीक है, तो बिल्कुल वेनाड केरला जो नेशनल पार्क, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क दोनों ही है, वो डेफिनेटली आपका कहाँ आ सकता है, एग्जाम के क्वेश्चन पे दिख सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होगा उमिंगला, जिसमें आपका वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, क्वेश्चन नंबर 13। देखो सबसे हाईएस्ट पास जो है वो है माना, पर रोड जो सबसे ज़्यादा बना है वो कहाँ पर बना है, उमिंगला में बना है। ये अभी बना था, इसी के कारण क्या होता है, इंडिया और चाइना पे लड़ाई भी स्टार्ट हुआ था, गलवान घाटी के पास हुआ था। तो ये लद्दाख में है, और लद्दाख में जो लड़ाई स्टार्ट हुआ था यहीं पर हुआ था। ये इंडिया का क्या है सबसे, और ये कब से बना है, फरवरी 2021 से। उसके पहले क्या था, माना पास था। ठीक है, तो माना भी है आपके ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा, उमिंगला होगा। ये आपका फरवरी 2021 से बन चुका है। ठीक है, अगेन करंट अफेयर बेस्ड, मैप बेस्ड, प्लेसेस इन न्यूज़ कौन कौन से थे उसके हिसाब से क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा
ऋषिकुल्ला बीच, ऋषिकुल्ला बीच कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑलिव रिडल टर्टल, ऑलिव टर्टल, ऑलिव कछुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑलिव कछुओं के लिए। तो ये भी एक सेंटर है। और दूसरा सेंटर क्या है यहीं पर? भितरकनिका, भितरकनिका। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, भितरकनिका और ऋषिकुल्ला, ये दोनों ऑलिव रिडल टर्टल से संबंधित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो इंडिया वाले सेक्शन पे है, ठीक है। अब इंडिया वाले सेक्शन में आप लोगों ने सबको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो इस क्वेश्चन को गलत किया होगा सबने, क्वेश्चन नंबर चौथे को। उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 डी कितने लोगों ने किया है और सी कितने लोगों ने किया? मेजॉरिटी सी किए हैं, 2-4 लोग डी किए हैं। वहां पर देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वर्ड को मैंने बदल दिया है बस। अक्षांश जहां पर लिखा है वहां दशांतर होना चाहिए, दशांतर वहां अक्षांश होना चाहिए, फिर आपका वो दोनों स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करना। समय के हिसाब से किस में बटा होता है? दशांतर रेखाओं में, लॉन्गिट्यूड पे बटा होता है। और अक्षांश पे कैसा होता है आपका? समय के हिसाब से नहीं बटा होता है ना। तो क्वेश्चन में उस स्टेटमेंट को बदला था, फ्लिप किया था, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? उसको देखना होगा, घर जाके समझना कि गलती कहाँ पर हुई है, कैसे हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया है। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे। इसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल याद रखना, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर होगा बेंगलुरु, ठीक है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपको शुरू से कि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी से भी लूंगा डायरेक्ट। क्लियर है? तो ये यूपीएससी में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर क्या होगा? 7वें प्रश्न का आंसर, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। हाँ, बाकी उसके बाद कंचनजंगा है आपका आंसर, 2 जगह पे फैला हुआ है। ब्लू माउंटेन जो है ये मध्य प्रदेश पीएससी में अभी क्वेश्चन आया था, वो कहाँ पर है? नागालैंड पे है, सॉरी मिजोरम पे, नॉट नागालैंड। ब्लू माउंटेन मिजोरम पे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, प्लीज़ उसको वहाँ पर लिख लेंगे, मिजोरम में है, ठीक है। बाकी सर आपसे बन चुका होगा, जो नहीं बना है उसका आपको सबको आंसर मिलेगा, ठीक है। बाकी पेपर करने में अच्छा लगा, मज़ा आया, ठीक है। एक ये 11वां क्वेश्चन किससे बना? 11वां क्वेश्चन को समझ कौन पाया? क्योंकि आज का ये जो चीज़ हम करेंगे ये आपका क्वेश्चन बेस्ड भी वहीं से डिसाइड होगा। क्वेश्चन ये था कि अगर आप हाउ मेनी स्टेट वन विल टच व्हेन ही विल ट्रैवल इन द ईस्ट इंडिया, जब ईस्ट इंडिया में आप जब ट्रैवल करोगे पूर्व भारत में और पूर्वी भारत में, तो आप कितने राज्यों को टच करेंगे? कितने राज्यों को करेंगे? क्वेश्चन था 4, 5, 8, 7, 4, 5, 8 और 7। जितने लोगों ने 7 मारा है वो सब गलत है। वो उत्तर पूर्वी राज्य है, वो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो 7 के 7, ठीक है। पहले तो भारत के नक्शे को समझो, इसलिए मैंने आपको कहाँ से स्टार्ट किया है? मैप से इस क्लास को स्टार्ट किया है, ठीक है। बाकी चीज़ तो बात क्या है, अभी हम लोग वही करेंगे कि मैप बेस पहले इंडिया को समझेंगे, उसके लोकेशन को समझेंगे, बेसिक को समझेंगे और एक्सटेंशन को समझेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन दिया कि विश्व के नक्शे में भारत कहाँ पर आता है, उसको भी कई लोगों ने गलत किया। वो दक्षिण एशियाई देश है, साउथ एशिया, वो क्या है आपका? साउथ एशियन नेशन है। कई लोगों ने साउथ ईस्ट लगा दिया, कई ने सेंट्रल एशिया बना दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया क्या बोलते हैं? उप महाद्वीप का भी हिस्सा है, जिसको बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्लास किस तरह से चलेगा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज्योग्राफी की क्लास, स्पेशली ज्योग्राफी की क्लास में क्या होगा, आपको पर डे कुछ आपको यहाँ से हम क्या देंगे? मैप का काम, ठीक है। और डे टू डे आप अपना एक मैप शीट बनाकर घर पे जाकर उसको पढ़ेंगे ज़रूर। मैं आपको डेली यहाँ से 10 से 15 एंट्री दूंगा, उसको आप घर पे जाके करेंगे और बाकी चीज़ यहाँ पर मैं कराऊंगा, ठीक है। ये 2 वे प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर एक तरफ से करेंगे तो ये चीज़ें खत्म नहीं हो सकती 70 दिन में। तो हम दोनों को मेहनत करना होगा, जितना मैं करूँगा उससे ज़्यादा आपको भी करना होगा, ठीक है। तो क्लास कैसा चलेगा? एक तो मैं पढ़ाऊंगा, एक आपका मैप एंट्री होगा और एक आप घर से पढ़कर आएंगे। क्लियर है? तो तीनों फॉर्मेट में क्लास चलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ा सा समझते हैं उसको कि सीजीपीएससी नेचर कैसा है और किस तरह से ज्योग्राफी को आपको समझना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक को पढ़ने, ठीक है। भूगोल लिखेंगे आप लोग, भूगोल, ठीक है। और भूगोल के सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें आता क्या है सीजीपीएससी में, किस तरह से सीजीपीएससी का नेचर रहा है और अभी आप कैसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग भूगोल को देखेंगे तो इसके 3 हिस्से हैं। अगर आपका सिलेबस देखा जाए, जनरल भूगोल को देखा जाए तो इसको 3 खंडों में देखा जाता है। ऐसे तो इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो 3 खंड है। एक है आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। एक है आपका मानव भूगोल, मानव भूगोल के साथ दूसरा कौन सा आपका आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल को देखेंगे तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
और जो तीसरा भूगोल है वो क्या आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये क्या आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको किए बिना आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे तो फंसोगे। इस चीज का एनालिसिस बहुत अच्छे से करके रखना। देखते हैं हम लोग इन सारे भूगोल के अंदर पहले आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन कहां से आ रहा है। मानव भूगोल, अगर सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, जनगणना, सेंसस, और यहां पर जनजाति। तो भारत की प्रमुख जनजाति और जनगणना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पलायन से, ठीक है, एक ही बार पूछा गया है माइग्रेशन से क्वेश्चन। सो माइग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, माइग्रेशन में ये पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक पलायन किसका होता है। ठीक है, विच डोमिनेट द माइग्रेशन पैटर्न ऑफ इंडिया, वुमेन्स, सॉरी आपका था गांव से गांव, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। तो गांव से गांव उसका क्या होगा, आंसर होगा। और गांव से गांव इसलिए आंसर होगा क्योंकि सबसे अधिक किसका होता है, महिलाओं का होता है 85%। भारत के कुल पलायन का 85% पलायन कौन करती है, महिलाएं करती हैं 85%। क्लियर है। और क्यों होता है, कारण क्या है, शादी विवाह के कारण। ठीक है, तो वो उसका आंसर होता। तो पलायन का भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, पर मेन आपको क्या पढ़ना है, सेंसस और खासकर इसमें जनगणना, पॉपुलेशन, सॉरी सेंसस जनगणना, इसके अंदर आपको देखना है पॉपुलेशन पैटर्न भारत का कि किस तरह से आपका है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी देखना है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही सम अप करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से अगर देखोगे आप तो टोटल 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चंस के करीब वहां से आता है। ट्राइब अगर किसी साल आया, अल्टरनेट ईयर में ट्राइब आपको दिखेगा, 14 में आया था, 15 में नहीं आया था, 16 में आया था, 17 में नहीं आया था, 18 में नहीं आया था, सॉरी 18 में आया था, 19 में नहीं आया था और 20 में भी नहीं आया। तो इस बार आने की एक्सपेक्टेशन है। हर साल इंडियन ट्राइब की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ ट्राइब के तो 5 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन ट्राइब को अगर देखेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो इंडियन ज्योग्राफी को हर अल्टरनेट ईयर में पूछा गया है। अभी आप जाकर पेपर को अगर रिसर्च करेंगे दिखेगा कि हर अल्टरनेट ईयर में ट्राइब्स को पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। किसी ट्राइब का नाम होता है, किस राज्य में, उतना ही पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडियन ट्राइब्स के ऊपर भी आपको काम करना होगा। इसके बाद अगर चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, सेंसस में आपको दोनों की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ प्लस इंडिया, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो वहीं पर है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में यहाँ पर आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना जरूरी है। पहला टॉपिक है आपका मिनरल, खनिज। ठीक है, पहला क्या है टॉपिक, खनिज। खनिज के साथ साथ दूसरा टॉपिक क्या है, इंडस्ट्री, उद्योग। ठीक है, उद्योग। उद्योग के बाद अगर जाओगे तो उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर कृषि, एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए। ठीक है, कृषि। कृषि के बाद अगर देखेंगे तो चौथा क्या है यहाँ पर, वन, फॉरेस्ट, वन एवं वनस्पति, फॉरेस्ट। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर पेपर को, पेपर के नेचर को, तो ये दोनों फिक्स है, एकदम फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर आपका 2 क्वेश्चन कैरी करता ही करता है, 2 या 1 क्वेश्चन कैरी करेगा, और फॉरेस्ट भी डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन कैरी करेगा। पर फॉरेस्ट को एक और एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण भी पढ़ना है। और पर्यावरण के कारण क्या होता है, फॉरेस्ट के क्वेश्चन बढ़ गए हैं पिछले सालों से, और इस साल मैं बता रहा हूँ बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां से आप एक्सपेक्ट 2 नहीं, यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट बेस्ड स्टडी, खासकर यहां पर जो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन का नेचर क्या रहा है, खासकर जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जितने नेशनल पार्क हैं, जो भी आपका इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कोई एनिमल टाइप्स है, कोई जानवर के लिए विशेष हुआ, जैसे अभी मैंने वेयरनाट पूछा आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं, लगातार ये एग्जाम्स में दिखते हैं। ठीक है ना, तो 5-6 क्वेश्चन आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, नेशनल पार्क, और क्या याद होना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व, बाकी कुछ याद होना हो। ठीक है, कि क्वेश्चन वहां से भी पिक हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग, इसमें ये 4 टॉपिक, और ये चारों टॉपिक इंडस्ट्री से 1 क्वेश्चन फिक्स आता है, और मिनरल से भी आपका 1 क्वेश्चन आता है। तो सबसे मेजर डोमिनेटेड एरिया क्या है आपका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अगर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है। ठीक है, और अगर हम लोग 1 को अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के साथ देखें, ठीक है, जैव विविधता के साथ देखें, वो खैर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर जैव विविधता के साथ देखेंगे तो क्वेश्चन इसका हो जाता है लगभग, टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा तो देखेंगे ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन के करीब दिखता है, जो 5 क्वेश्चन जैव विविधता से सेपरेट पूछा जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से वो अलग क्वेश्चन आता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैप। फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैप बेस्ड स्टडी से पूछे जाते हैं, अक्सर यहीं से आपको क्वेश्चन दिखेगा। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका क्लाइमेट, जलवायु।
ठीक है। तो जलवायु, और जलवायु से भी आपका एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो वो एक ऐसा टॉपिक है जो हार्ड भी है, अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो उसको ये कर सकते हैं कि हाँ उसका जनरल बेसिक्स आपको पता हो, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। प्री में आपका जलवायु से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप गैम्बल कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि ठीक है क्लाइमेट को हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ा दूंगा आपको, उतने से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर अगर आपके मन में होगा तो कि नहीं छोड़ना है तो आप छोड़ तो सकते हैं, पर थोड़ा बहुत पढ़ लेना, खासकर भारतीय मानसून को पढ़ लेना, इंडियन मानसून को पढ़ लेना, बाकी चीज़ थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे चल जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम आया है अभी तक। CGPSC में आपका छत्तीसगढ़ सेक्शन में जलवायु से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार भी मानसून वहीं से पूछा। तो वो क्या करते हैं, अगर एक सेक्शन से, ये भी एक बहुत अच्छा आपको समझने की तरीका है कि एक सेक्शन से इधर क्वेश्चन आ गया तो उधर नहीं दिखता उस सेक्शन से क्वेश्चन, अगर इसमें आ गया तो उधर उसी सेक्शन से क्वेश्चन कम दिखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, मैप और दूसरा क्लाइमेट। इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ड्रेनेज हो, ठीक है, अफवाह हो, आपका ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र या जो भी आगे का टॉपिक है। और कौन कौन से टॉपिक बच गए, मृदा, सॉइल, एक क्वेश्चन यहाँ से पिछले बार आ गया था, ठीक है, वो सब यहीं पर आ जाएगा। माउंटेन नहीं, आपका फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन भारत का। तो ये सबसे क्वेश्चन अगर देखोगे तो 1 से 2 ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक से देखोगे तो 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम जाएगा तो 3 जाएगा, इतने ही बनते हैं। लेकिन जो मेन डोमिनेट CGPSC ने किया है अभी तक वो इस सेक्शन पे किया है, इस पे, और ये आपका क्या है, फिक्स्ड नेचर है। तो हमेशा कैसे पढ़ाई करना है, जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है, अभी तो हम लोग पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन जो फिक्स्ड है उसको आप लोग प्री के पहले बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्री एग्जाम देने जाओगे तो जो फिक्स्ड नेचर के हैं उसका रिवीजन किया जाता है, जो वेरी करते हैं उसको आप पढ़ लो, समझ लो, अच्छे से रखो। लेकिन जो फिक्स्ड नेचर की चीज़ें जैसे सेंसेस आएगा ही आएगा, तो उसका रिवीजन लास्ट में होना ही चाहिए। लास्ट के जो 4 से 5 दिन मिलते हैं, अगर आपका 10 को पेपर है तो 5 से 10 के बीच आप क्या करोगे, जो फिक्स्ड नेचर के क्वेश्चन वाले सेक्शन है उसको जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आएगा ही आएगा और उसको गलत करके नहीं आना है, ठीक है ना। तो ये था इंडियन ज्योग्राफी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। अब अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 2014 से लेकर 2020 तक, ठीक है, तो अगर हम लोग 2014 से 2020 तक का क्वेश्चन देखेंगे, तो अगर मानव ज्योग्राफी देखें, मानव भूगोल देखेंगे, तो देखो 2014 में मानव भूगोल से उस साल आया था क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन पे, एक आया था ट्राइब पे, ठीक है। 2015 में अगर देखोगे तो 15 में भी क्वेश्चन आया 2, लेकिन दोनों क्वेश्चन कहाँ से दिखा आपको, पॉपुलेशन से दिखा, सेंसस से। 2016 पे फिर वापस देखेंगे तो यहाँ पर आ गया था 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ट्राइब से आया था और 1 क्वेश्चन पॉपुलेशन से आया था। अगर 2017 में हम लोग देखेंगे, 17 में, तो 17 में आया था यहाँ पर क्वेश्चन केवल 2, और दोनों क्वेश्चन किसका आया था, पॉपुलेशन का। 2018 फिर यहाँ पर आया 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जनजाति का था, 2 क्वेश्चन पॉपुलेशन का, सॉरी, एक क्वेश्चन जनजाति का था, एक पॉपुलेशन का था और एक पलायन का आया था, माइग्रेशन का, ठीक है। उसके बाद 2019 2 क्वेश्चन आए, दोनों कहाँ से आए, जनसंख्या से आए, ट्राइब से कुछ भी नहीं पूछा गया। 2020, अब देखो 2019 में एक क्वेश्चन आया था, पर वो इंडिया का उसका ओरिजिन नहीं, उसको छत्तीसगढ़ में उसको पूछा गया, जहाँ पर आपसे क्या पूछा था, पैक। 2019 में पूछा था पैक किससे संबंधित है, जो पैक ट्राइब है वो किस ट्राइब का सब पार्ट है, तो वो एक्चुअली छत्तीसगढ़ में पूछ लिया, पर वो इंडिया लेवल का एक ट्राइब है, तो उसको दोनों में कंसीडर कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, पर वो एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 2020 में देखेंगे तो यहाँ सिर्फ पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया, ठीक है, इधर से नहीं आया था ट्राइब से। तो ये कुछ ट्रेंड रहा है कि ये फिक्स्ड नेचर है, इसी को मैं बोलता हूँ फिक्स्ड नेचर। आप देखोगे कि यहाँ पर देखो लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये तो क्योंकि बिल्कुल ओवरहॉल हो दिया था पीएससी को बदल दिया गया था पूरा इस साल, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करता, लेकिन बाकी चीज़ों को करोगे। पर अगर जैसे मैं आपको सेंसस पढ़ाऊंगा एक साथ, दोनों को क्लब करके, छत्तीसगढ़ और इंडिया प्री के लिए, ठीक है, यहाँ सेग्रीगेट नहीं करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर दोनों को हम एक साथ सेंसस देखें तो पिछले बार भी सीजी का अगर देखोगे तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल सेंसस के 3 क्वेश्चन ही आए थे। क्लियर हो रहा है। तो पहली बात वो फिक्स नेचर का चीज़ है, जब भी हम उसको पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से करके जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी टॉपिक्स में से देखेंगे अगर यहाँ से आर्थिक में से, इसमें बहुत बढ़िया समझने के लिए 2014 का अगर आप देखोगे आर्थिक का, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था 6, 3 क्वेश्चन कृषि से आया था, 2 क्वेश्चन मिनरल से आया था, 1 उद्योग से आया था, सीधे 6 क्वेश्चन आ गए थे। तो कितना बड़ा वेरिएशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे फिर 6, सेम इसी पैटर्न में आया था। उसके बाद 17 में थोड़ा क्वेश्चन कम हुआ था, 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जहाँ पर आपका इंडस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं थे। फिर 18 में वापस 7 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिनरल से आया था, और इसमें एक और टॉपिक भी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा,
ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। और ये ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है ऊर्जा से। एक यहाँ पर भी और ये साथ ही साथ कहाँ पर है आपके पर्यावरण में भी दिया हुआ है। तो ऊर्जा से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है। पहले नेचर को समझना है इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसमें ऊर्जा के क्वेश्चन डोमिनेट कर गए थे। कोयले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका सोलर एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। उद्योग में यहाँ पर हैंडलूम और पावरलूम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। कृषि में इसी साल पूछा गया था पिसीकल्चर के बारे में, किससे संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह के, सॉरी, एक्वाकल्चर को पूछा था किससे संबंधित है। तो इस नेचर को समझिए पहले, ठीक है। उसके बाद 2019 में देखेंगे तो भी यहाँ पर 6 क्वेश्चन था। और पिछले साल यहाँ पर क्वेश्चन जो थे, अब ऑयल रिफाइनरी को पूछा गया लेंथ वाइज, ठीक है। क्वेश्चन तो एक्चुअल में वो उद्योग से ही था। कृषि से जूट को पूछा गया, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया था, कृषि और साथ ही साथ वन दोनों को मिलाकर कितने बायोडाइवर्सिटी रीजन है और कितने एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, 10 और 15, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे, अभी जनरली बता रहा हूँ। तो वो भी क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं भूगोल का ही क्वेश्चन था। तो अगर वैसे आप भूगोल को अच्छे से समझेंगे तो पिछले साल के पेपर में भी, और पिछले साल तो भूगोल में आपको पृथ्वी की भी स्टडी को पूछ किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। अर्थक्वेक को भी ले लिया था, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया था पेपर को। तो अगर 2020 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 से 6 क्वेश्चन तो जर्नली आ गए थे और भी आए थे। तो ये मिनिमम साइज में बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपका हर बार डोमिनेट करता है, हर बार इकोनॉमिक ज्योग्राफी डोमिनेट करता है। तो 5 क्वेश्चन तो मिनिमम पिछले साल थे। पर हाँ, इसमें अब वो क्वेश्चन को अगर जोड़ेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम पे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी का जो आप बाहर जाकर, तो अगर उसको देखेंगे तो वो भी इसमें इंक्लूडेड था। मैंने एक अलग से दिन रखा है टेक्नोलॉजी के लिए, उसी दिन पढ़ाऊंगा आपको सारा का सारा अर्थ के सिस्टम को, सोलर सिस्टम से लेकर हर एक चीज़ को, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था। उसको भूगोल में नहीं ले रहा हूँ, उसको वहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। वहीं पर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही पढ़ेंगे, वहीं पर अर्थ को भी पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन के नेचर को पकड़िए पहले, फोकस एरिया क्या होना चाहिए। जब बोलते हैं हम लोग कि 12 में से आप 8 क्वेश्चन तो जरूर करके आइए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको ये 8 क्वेश्चन के सेक्शन पता होने चाहिए। आप बहुत अच्छे से इस तरीके, कोशिश ये हो जाता है लोगों का कि वो इसकी तैयारी करके रहते हैं, इसको ज्योग्राफी समझ के इसकी ही तैयारी करते रहते हैं, इनको भूल जाते हैं, ठीक है, कि ये तो अर्थव्यवस्था का नहीं, ये कृषि, ये जो आपके छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक सेक्शन में पूछी नहीं जा रहा है इंडस्ट्री को। और सबसे अच्छी बात यही है, आप इसको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कई लोग गिन लेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपका इंडस्ट्री का क्वेश्चन आया होगा, पर एक्चुअल में वो ज्योग्राफी नेचर का आ रहा है, ठीक है। आप स्टील इंडस्ट्री को पूछ रहा है कि रेलवे पे आधारित स्टील इंडस्ट्री कौन सा है, आप किस इकोनॉमिक की जो बुक में लिखा है मेरे को दिखाइए, आ जाओ। पर ये वहीं पर किस में दिख जाएगा आपको, ये ज्योग्राफी के बुक में दिख जाएगा, ठीक है। तो अब स्टील उद्योग को या तो आप बोलोगे कि इकोनॉमिक से क्वेश्चन या तो ज्योग्राफी का, पर एक्चुअल में जो उद्योग वगैरह पूछा जा रहा है वो ज्योग्राफी के नेचर का पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स के नेचर का नहीं पूछ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको फोकस एरिया ये होना चाहिए। इसके जो 5 टॉपिक है, ये पांचों टॉपिक आपका एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप इनमें से एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। आप इस भूगोल को, आर्थिक भूगोल का एक भी टॉपिक नहीं है, भौतिक भूगोल का थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आर्थिक भूगोल पे रिस्क नहीं लेना, और मानव भूगोल पे इसको तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखोगे 12 में से तो 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से दिख रहे हैं, उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है बाकी चीज़ों के लिए। हाँ, जलवायु भी हम पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ों को, और बचा हुआ क्वेश्चन इस रेंज से आ रहा है। और इस रेंज से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान आ रहा है। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है रिफ्ट वैली में, नर्मदा रिवर, ठीक है। फिर पूछता है कि सबसे ज़्यादा कोयला किस जगह पे मिलेगा, दामोदर घाटी में मिलेगा। फिर क्वेश्चन आया एक बार कि सबसे यंगेस्ट लैंड मास कौन सा है भारत का, सबसे वो गया है आपका हिमालय, शिवालिक के कारण। पर अगर ऑप्शन ऐसा होगा ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, और उसके साथ अगर होगा क्या बोलते हैं नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर का मैदान, तो आंसर क्या होगा उत्तर का मैदान। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि यहाँ पर आपका जो मैप बेस्ड स्टडी है उससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको इंडिया का मैप का ओरिजिन बताऊंगा कि कैसे ये भारत बना, ठीक है। और उस हिस्ट्री को जब समझेंगे आपको तो मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से आया है, मेजर क्वेश्न वहीं से आया है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, नींद पूरा नहीं हुआ क्या आपका, आपको बोल रहा हूँ, हाँ अभी भी ऐसा हो रहे हो, पानी पी लो, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेगा यार, तो होता है। 21 दिन आप किसी चीज़ को निरंतर करोगे ना, वो लाइफ में हमेशा के लिए आप कर सकते हो। बस शुरू के 2-3 दिन ही हार्ड है, कोई बात नहीं, अभी फेस में सह लूँगा आप लोग का, ठीक है। उसके बाद लेकिन आप खुद ही जॉली नेचर से आओगे, ठंड बढ़ेगा कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इस चीज़ को पढ़ना है। तो पहले तो इस चीज़ को समझिए अच्छे से कि अगर आपको प्रीलिम्स पढ़ना है तो किसी भी विषय को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। सीधा उठा के पढ़ना नहीं चालू कर देना है कि कुछ भी उठा के पढ़ना चालू कर दी कि पहले पेज से अंतिम पेज तक भूगोल पढ़ा और रख दिया।
उससे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को समझिए और उन टॉपिक्स को पढ़िए जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स से बहुत कुछ पढ़ना होगा और बहुत कुछ पढ़ने में आपका ये जो मेन टॉपिक्स है ये नहीं छूटने चाहिए। ऊर्जा आपको रिवीजन करके जाना है लास्ट के 5 दिन में, तो जाना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है ऊर्जा के ऊपर कि हम कर लेंगे। आपको क्या पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा पूछेगा? फतेहाबाद पूछेगा तो कौन बना लेगा? कहाँ पर है फतेहाबाद न्यूक्लियर पावर प्लांट? किस राज्य में है? कुम्हारिया, ठीक है ना। अब नॉर्मल तो आपने पढ़ा है, नरोरा पूछूंगा बता दोगे, तारापुर बता दोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो चीजें हैं। और इस बार क्वेश्चन में आएगा क्या? भारत का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? रीवा मध्य प्रदेश, लिख लो। भारत का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बना है? सौर ऊर्जा का पावर, ठीक है, सौर तपीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा केंद्र जो सबसे बड़ा है वो कहाँ बना है? रीवा मध्य प्रदेश में, जो कितने वाट का है? 500 मेगावाट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पहला लाइन लिखवाया हूँ अभी ज्योग्राफी में। चलिए इसके बाद आगे चालू करते हैं। रीवा मध्य प्रदेश, ठीक है, जिससे आपका जो अगर देखोगे तो दिल्ली तक वहाँ से क्या दिया जाएगा? सप्लाई दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश किसको सप्लाई देगा? वहाँ से दिल्ली को देगा। और भी राज्यों से बात हो रहा है, दिल्ली और गुजरात से फिलहाल बात हुआ है उसका, और भी राज्यों को देगा, ठीक है। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर हमारा क्या है, अभी तक इंडिया में जो ग्रिड होते हैं, ग्रिड समझते हो, जो लाइन होते हैं, बिजली का खंभा जो जाते हैं जिससे, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी में एक भी बार क्या नहीं आया था आपका? सौर ऊर्जा आज तक नहीं आया था। ये पहली बार होगा कि ग्रिड के थ्रू सौर ऊर्जा को देंगे। इसके पहले सौर ऊर्जा क्या था? स्थानीय रूप में ही था, जहां पर हो रहा है वहीं पर उसको सप्लाई को यूज़ किया जा रहा है। पर ये फर्स्ट टाइम है कि उसको ट्रांसमिट करके एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे। तो ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रिड चाहिए होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग भूगोल, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। भूगोल के बारे में थोड़ा सा आपको विषय का भी ज्ञान लो, मजा आएगा आपको पढ़ने के साथ साथ, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। तो हुआ क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो हुआ ये था कि एक समय आया था पूरे, अगर पृथ्वी को देखेंगे तो उस टाइम पे एक ऐसा टाइम आया जब क्या हुआ, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच एक वॉर सा हुआ। और उस टाइम पे क्या हुआ, क्रिश्चियन वर्ल्ड एक जगह पे सिकुड़ा रह गया और मुस्लिम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ट्रेवल्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर आए जिन्होंने बहुत सारा अलग अलग जगह पे वो क्या कर रहे थे, जाते थे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आते थे और उस चीज़ों को कागज़ों में लिखा करते थे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे आ गए। बाद में फिर उसको जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने पढ़ा, और उसमें खासकर एक आदमी है, उसका नाम था इमानुएल कांत, ठीक है। इमानुएल कांत ने देखा कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन है और इन इन्फॉर्मेशनों को हमको क्या करना है, अलग अलग करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि देखा कि ये एक तरह के ज्ञान है, जैसे कि उसमें लिखा था कि किसी वहाँ पर इस तरह के लोग मिलते हैं जिनके शरीर का अंग ऐसा है, शरीर का रंग इस तरह से, भारत में ऐसे लोग मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सारा एक जैसे दिख रहा है तो इसको अलग कर दो। वहाँ पर बताया कि नहीं यहाँ पर ये वनस्पति मिलता है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनको बोला कि एक तरफ कर दो। इसी तरह से उसने क्या किया, जितने भी ज्ञान थे उस सबको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया। और एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानों को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टोमोलॉजिस्ट। जो नॉलेज को पढ़ता है उसको बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजिस्ट। हम विषय को पढ़ते हैं, जो ज्ञान को पढ़ता है उसको बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजिस्ट। तो उसने क्या किया, सारे चीज़ों को अलग अलग कर दिया। और अलग अलग करने के बाद इमानुएल कांत ने अलग अलग करने के बाद व्यवस्थित किया दो स्पेशल ब्रांच को, विषयों का दो स्पेशल ब्रांच को किया। एक को क्षेत्रवर किया कि क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुआ है समय के हिसाब से, एरिया स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपका किसी एक एरिया में या किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हुआ है उसको एक तरफ किया। और दूसरी तरफ किस चीज़ को किया, उसने दूसरे तरफ देखा कि समय के हिसाब से, ठीक है। तो समय के हिसाब से टाइम बेस्ड, जो टाइम बेस्ड चेंजेस को किया गया, इसको आगे चलकर क्या बोला, उसने बोला था क्रोनोलॉजी। आप लोग सुना एक शब्द क्रोनोलॉजी, अमित शाह वाला, क्रोनोलॉजी को समझिए, तो ये वही था, ठीक है। क्या वो क्रोनोलॉजी को समझना पड़ता है। और दूसरा क्या है, क्षेत्र, कि किसी एक एरिया में कैसे चेंजेस हुआ, इसी को बोलते हैं टाइम एंड स्पेस। आप लोगों ने कई बार सुना होगा टाइम एंड स्पेस, ये सब सुना होगा, ठीक है ना। समय और क्षेत्र के हिसाब से कैसे परिवर्तन होता है, तो टाइम एंड स्पेस वर्ड यहीं से आया था, इमानुएल कांत ला कर दिया था। फिर बाद में इसने इसको बोला कोरोग्राफी, और इसको क्या बोला, क्रोनोलॉजी। बाद में इसी क्रोनोग्राफी को समझकर एक और पर्सन आया जिसने इसको पहली बार नाम दिया, और नाम क्या दिया, ज्योग्राफी। और जिसने इसको नाम ज्योग्राफी दिया उसका नाम क्या था, एरोस्थेनिस। ये क्या है, एरोस्थेन, ये जो है इसको बुलाता है भूगोल के पिता, द फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरोस्थेन। अभी व्यापम के एग्जाम्स भी कई लोग भरने वाले हैं, मंडी निरीक्षक वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं।
बिग बैंग किसने दिया है, ये किसने दिया है, पूछा जाता है। व्यापम में खासकर आता है ना, विश्व भूगोल में, वहाँ पर है विश्व भूगोल, व्यापम के हर एग्जाम में, खासकर पटवारी और उसमें क्या होता है SI वगैरह में भी दे दिया है, तो विश्व भूगोल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी एरोस्थेनिस। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, एरोस्थीन। अब मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने कितने लोग जाते हैं? सिनेमा गए होगे ना, सिनेमा गए होगे तो कभी एक चीज़ ये देखा होगा कि कब कोई मूवी शुरू होता तो एक ऐसा करके आता होगा। ठीक है, ये वाला आता है पिक्चर, ऐसा बना होता है, देखना मूवी देखने जाते हो तो आपको ध्यान होगा, यहाँ लिखा होता है इरोस इंटरनेशनल, इसी आदमी को डेडिकेटेड है। ठीक है, इसी को डेडिकेटेड। ये पता होना चाहिए कि अब जब बेस को समझोगे तो समझ आएगा कि ये हो कहाँ से रहा है, क्योंकि विश्व को इसी ने बताया। क्लियर है? अपने नाम से तो ले रहे हैं लेकिन वो उठा कहाँ से रहे इसको भी समझना है, तो ये यहाँ से आया। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, ये पर्सन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं, जो हल्का हल्का फैक्चुअल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, हम प्रॉपर ज्योग्राफी पे घुसेंगे। अब अगर फैक्ट को देखेंगे तो एक चीज़ होता है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जो आपका कि किस तरह से भौगोलिक परिवर्तन हुआ है, किस तरह से आपके भूगोल में परिवर्तन हुआ है समय काल पे, तो इस तरह से परिवर्तन को समझते हैं। तो सबसे पहले काल को बोला जाता है आपका आर्कियन काल। आर्कियन काल के बाद आता है आपका हेडन काल, हेडन के बाद आता है प्रोटीरोजोइक, ये सब आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इन तीनों को बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद आता है सिल्यूरियन, उसके बाद ऊपर आता है डेवोनियन, फिर आता है पर्मियन, फिर आता है कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग परिवर्तन होते गए। और ये काल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एज पे जब ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, तो ये सारा का सारा किसके आधारित होता है, किस तरह के चट्टान मिल रहे हैं, रॉक के हिसाब से इस एज को निकाला गया है। और इस एज ग्रुप में आज तक किसी भी इंडियन जगह से कुछ चीज़ पाया गया उसको कभी भी क्लासीफाई नहीं किया गया था। पर पहली बार पिछले साल ये चीज़ स्टार्ट हुआ कि बोला गया कि जो सबसे रिसेंट पीरियड है, सबसे रिसेंट पीरियड जो आज चल रहा है वर्तमान समय, इसको क्या बोलते हैं, होलोसिन। होलोसिन मतलब मानव का काल, होमोसेपियंस बोलते हैं, तो होमोसेपियंस का काल उसको क्या बोलते हैं, होलोसिन। होलोसिन। ठीक है, और ये बोला गया कि इसी होलोसिन के अंदर पहली बार बताया गया कि भारत के साक्ष्यों के बारे में बात किया गया, और फर्स्ट टाइम ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में एक नया एज दिया गया। ठीक है, उस एज का नाम क्या है, मेघालयन एज। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में भारत स्पेसिफिक जो दिया गया है होलोसिन के अंदर एक पीरियड, उसको बोलते हैं मेघालयन एज, मेघालय। ठीक है, मेघालयन एज। और इसका जो सबसे, तो भारत का सबसे पुराना अगर चट्टान देखोगे और सबसे पुराना साक्ष्य पूछेगा तो कहाँ पर मिला है, मेघालय पे मिला है। प्रायद्वीपीय पठार को आप बोलते हैं सबसे पुराना है, और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्या है आपका, मेघालय। तो प्रायद्वीपीय पठार जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसी में मेघालय, और मेघालय में जहाँ पर सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिला है इसका, उस जगह का नाम क्या है, क्रेम प्रात क्रह। ठीक है, क्रेम प्रात क्रह। ये क्रेम प्रात क्या है, ये भारत की सबसे लंबी गुफा है, द लॉन्गेस्ट केव ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी गुफा है क्रेम प्रात का, यहीं पर मिला है रॉक, और उसी रॉक के बेसिस में क्या बताया जा रहा है कि इंडिया का अगर देखोगे तो होलोसिन पीरियड में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। क्रेम प्रात क्रह, द लॉन्गेस्ट केव ऑफ इंडिया, मेघालय पे, भारत की सबसे लंबी गुफा। ठीक है, और सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, भीमपेटका। ठीक है ना, साक्ष्यों के आधार पे हम भीमपेटका को बोलते हैं सबसे पुरानी, जहाँ पर चित्रण मिला है। क्लियर है? पर अगर देखोगे तो हमारा सिंघनपुर उससे पुराना है, अगर देखोगे तो सिंघनपुर भीमपेटका से पुराना है, बता रहे हैं एज के हिसाब से। पर आप इंडियन हिस्ट्री में हमेशा किसको देखोगे, भीमपेटका को ही देखोगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इसीलिए इसको लाना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर चेंजेस हुआ है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती ज्योग्राफी में, लेकिन हाँ इंडिया का अगर कोई एज आ रहा है तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आपका ज्योलॉजिकल या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में परिवर्तन करके एक नया एज चालू किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा हिमालयन एज। तो विश्व में सबसे नया एज जो पीरियड है उसको बोलेंगे हिमालयन एज। ठीक है, ये 2-3 इन्फॉर्मेशन है, पीएससी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बट एक्चुअल में थोड़ा सा व्यापम वाला एग्जाम जो देंगे वहाँ पर ये चीज़ें आ सकती हैं। उन लोग जानबूझ के विश्व भूगोल में घुसते हैं। ठीक है ना, इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो एजेस की बात कर रहा था मैं, आर्कियन एज। ठीक है, तो यही आर्कियन एज अगर देखोगे तो क्या है आपका 4 बिलियन ईयर, 4 बिलियन वर्ष पूर्ण इसका प्रारंभ हुआ था, और इसके पहले बोला जाता है 15 बिलियन ईयर है। ये 15 बिलियन से लेकर 4 बिलियन के बीच क्या बना, यहाँ पर सूर्य की उत्पत्ति हुई, सन।
ओरिजिन ऑफ सन कहाँ पढ़ोगे आप? फिजिक्स में। हीलियम एंड जो गैसेस के बीच रिएक्शन हुआ उससे क्या बना आपका? यहाँ पर सन का फॉर्मेशन हुआ। और सूर्य बनने के बाद यहीं पर क्या हुआ आपका? पृथ्वी का फॉर्मेशन भी इसी के अंतकाल में हुआ। यहीं पर 4 बिलियन से थोड़ा पहले पृथ्वी बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या बना आपका? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो इसके लिए लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। इसमें जो सबसे फेमस हुआ जो सिद्धांत उसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का महाविस्फोट सिद्धांत। और इस महाविस्फोट सिद्धांत को दिया किसने था? जॉर्ज लेमेटायर। प्लीज राइट द नेम, जॉर्ज लेमेटायर। ठीक है, इसके पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीजीपीएससी व्यापम से रिलेटेड, खासकर प्री में भी पूछा जा सकता है, पिछले साल से नेचर बदला है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है, महान विस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग, इसको दिया किसने है? जॉर्ज लेमेटायर। जॉर्ज लेमेटायर, ठीक है ना? लिख लो, हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं है, आपको तो वैसे वहां टिक मार के आना है। ठीक है, जॉर्ज लेमेटायर। क्लियर है? बन जाएगा। ये भी आपका अगर देखोगे तो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके जो इस एग्जाम पे। और इसी सिद्धांत के हिसाब से ही क्या हुआ, जो हम लोग बोलते हैं आज की प्रेजेंट डे में किस तरह से, तो इस सिद्धांत को थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, कि पहले क्या था, एक छोटी सी बिंदु थी, समझते हैं, ठीक है ना। इस पे क्या हुआ? विस्फोट हुआ। ये गैसेस का एक क्लाउड था, इस क्लाउड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। अब वो कैसे हुआ वो नहीं बताया गया, इसलिए उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हुआ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे ये हुआ विस्फोट, वो किसी ने नहीं समझाया। कि बिग बैंग हुआ कैसे नहीं समझा, कि हाँ बैंग हुआ उसके बाद क्या हुआ वो समझा रहे हैं, क्योंकि एक मैकेनिकल मॉडलिंग थी। ठीक है, और यहां से क्या बताया गया कि जब इसका बैंग हुआ तो इससे क्या हुआ? कुछ कण निकले। ठीक है, यहां से क्या हुआ? कुछ कण निकले, और यही कण क्या हुए? फिर आपस में घूमने लगे, और घूमते हुए फिर क्या हुआ? वो भी जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो ये घूमते लगे, इसके आसपास के कण यहाँ पर घूमते हुए जुड़ गए, यहाँ पर ये भी जुड़ते गया, यहाँ ये भी जुड़ता गया, इसके बाद ये क्या होगा? ये भी यहाँ पर अगेन इसमें भी बैंग हुआ। और यहाँ पर भी क्या हुआ? चीजें जुड़ते गए, और इस तरह से क्या हुआ? अलग अलग जो घूमते हुए जो ठंडे होते गए और बनते गए, इसी से आपका क्या बना? जो क्या बोलते हैं उसको अपन? प्लैनेट। अलग अलग प्लैनेट बने, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और क्योंकि सूर्य के साइड में ही थे तो सूर्य ने उसको सकअप कर लिया और उसके क्या हुआ? साइड में ये घूमने लगे। ये एकदम जनरल सा थ्योरी, अभी आपको प्री पढ़ रहे हो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो सीजीपीएससी में इसका रिक्वायर्ड होता। पर एक चीज रिक्वायर्ड है कि ये दिया किसने है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये सिद्धांत था कि एक कण से किस तरह से हमारे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और ये निर्माण होने के बाद जब ये स्पिरिट के हम लोग यहाँ पर आए तो अगला फेज जो आया वहां पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ आर्कियन काल में, आर्कियन काल में यहाँ पर क्या होता? वॉल्केनिक इरप्शन। जहां पर क्या होते? ज्वालामुखी फट रहे थे, सिर्फ ज्वालामुखी फट रहे थे। अर्थ इतना ज्यादा गर्म था कि ज्वालामुखी फटे जा रहे थे, और यही ज्वालामुखी जब फटना चालू हुए तो इस ज्वालामुखी से क्या निकला? गैस निकले। ठीक है, और यही गैस ऊपर की ओर गए, और इसी गैस से धीरे धीरे क्या हुआ? वायुमंडल बनना प्रारंभ हुआ, और साथ ही साथ इसी गैस जब ठंडे हुए तो उसके कारण क्या हुआ? बारिश हुई, और जब वो वर्षा हुई तो वर्षा से क्या हुआ? समुद्र भरे। ठीक है, तो धीरे धीरे इतने ज़्यादा विस्फोट होते थे कि वो कंप्लीटली इतना ज़्यादा बिग वो हुआ, ज्वालामुखी हर जगह से हो रहा था। तो क्या हुआ? कंप्लीट आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आए, और फिर उसी पानी के ऊपर पहला जीव आया। उस पानी के ऊपर पहला जीव का उत्पत्ति हुआ, जो कि क्या था? यूनिसेलुलर था, मतलब सिर्फ एक ही सेल थे उसमें, हमारे से अलग अलग बॉडी पार्ट नहीं होते थे, अमीबा जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? प्रॉपर एक फिश बनी। फिर फिश से क्या हुआ? वो फिश समुद्र पे थी, लैंड के बाहर निकलने की कोशिश की होगी, तो ऐसे जीव बने जो दोनों में रह सकते हैं, जिसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ? विकास हुआ। क्लियर है? जिसको समझना है कि ये जो चीजें हैं ये वॉल्केनिक इरप्शन। अब इस वॉल्केनिक इरप्शन हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से लावा निकला और इसी लावा के ऊपर सब कुछ बना है, मतलब यहीं से आपका क्या चालू होगा? रॉक स्ट्रक्चर। यहीं से क्या बनेगा आपका? जो सबसे पहला क्रस्ट बनेगा, जिसको हम, ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत है, अगर पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं ना। तो वो बनेगा किससे? इसी ज्वालामुखी से जो निकलेगा, और वो जब ठंडा होगा तो। ठीक है, अभी जाएंगे हम लोग रॉक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। और इसके बाद फिर क्या होगा? धीरे 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 जो पृथ्वी में बदलाव हुए वो बदलाव का क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ें थी कि यहाँ से जो बेसिक से बिल्कुल बेसिक है, जो खासकर कभी कभार होता है, उठा के उन लोग पूछ लेते हैं, जैसे पिछले साल पूछ दिया। ठीक है ना, पिछले बार जैसे पूछ दिया क्वेश्चन को उठाकर, तो अगर पूछेगा तो यहाँ से लेकर जाएगा। अभी इसमें किस तरह से चीज़ें बदलती हैं कि सूर्य से कौन सा दूर है,
आपके किस प्लैनेट को क्या बोलते हैं, कौन से प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं, वो सारा चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग अलग से टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, अभी हम लोग ज्योग्राफी में एंटर करेंगे। क्लियर है? तो ये तो एक चीज़ था कि यहाँ से जो एक दो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बात थी। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के, एंटर करते हैं। आपका 1885 के आसपास एक बहुत बड़ा यूएस में एक सेमिनार हुआ और वहाँ पर क्या किया गया, पृथ्वी की स्टडी को प्रारंभ किया गया और आगे चलकर 1940s में स्टडी को इस्टेब्लिश किया गया और इंटरनेशनल यूनियन में इस स्टडी को माना गया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो पृथ्वी का पहले तो आकार निर्धारित किया, ये सब बताया गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, ये सारी चीज़ों पे, और इस पृथ्वी को उन्होंने बनाया। ठीक है, इसका एक नक्शा बना, इसको बोलते हैं आपका ग्लोब, और जब हम उसको 2D में बनाते हैं उसको बोलते हैं मैप। अब इसमें बताया गया सबसे पहले बात, पृथ्वी के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी रखी गई। ठीक है, पहला बताया गया कि पृथ्वी जो है वो ऊपर से क्या है, हल्की सी शेप की तरह यहाँ से चपटी हुई है, पूरा गोल नहीं है, और नीचे भी क्या है, हल्का सा फ्लैट है। ठीक है, तो पृथ्वी ऊपर और नीचे दोनों तरफ फ्लैट है, इसीलिए पृथ्वी का जो आकार है वो क्या नहीं है, गोला भी नहीं है, शंकु भी नहीं है, ये क्या है, इसका एक विशेष आकार है। अर्थ इज नॉट अ सर्कुलर नॉर स्फेरिकल बट इट हैज इट्स ओन यूनिक शेप कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जियोइड। तो अर्थ का अपना एक विशेष शेप है, तो पृथ्वी का शेप क्या है, जियोइड। पृथ्वी का शेप है जियोइड। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, जियोइड। इसके बाद अब दूसरा चीज देखेंगे, इसी जो सेमिनार हुआ उसी में इन्होंने क्या किया, इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया, कुछ लाइंस बनाए। एक्चुअल में पृथ्वी में ये लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक सिर्फ ऐसी रेखा बनाई, जो स्मृति बोल सकते हैं कि ऐसा रेखा एक बनाया गया सिर्फ उसको समझने के लिए, क्योंकि पृथ्वी की स्टडी चालू हुई थी, तो पृथ्वी को समझने के लिए कुछ इसके ऊपर रेखाएं बनाई गई। ठीक है, और रेखा बनाई गई तो सबसे बीचों बीच से जो रेखा गई इसको क्या बोला गया, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है अभी, उसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। कि आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है और इक्वेटर दोनों कहां पर काटते हैं। कर्क रेखा नहीं पूछा था, छत्तीसगढ़ कोई मार तो नहीं दिए जोश जुनून में, मारे हो, वो देखो मारे ना पीछे। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है लास्ट तक, मेरे क्वेश्चन है वो उसको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, क्योंकि हमको इसे पढ़ना था, तो वो क्या था आपका कि दोनों लाइन के ऊपर था, तो यहाँ बीचों बीच से गया इक्वेटर और इसको बोला गया 0 डिग्री लाइन। इक्वेटर के ऊपर 23.5, इसमें एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया दोनों पे। ऊपर वाला क्या है आपका, कर्क रेखा जिसको बोला जाता है कैंसर लाइन, और नीचे जो है उसको बोलते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये दोनों लाइन बनाएगा। और इन दोनों रेखा को समझते हुए देखो, उस समय तो इसको सिर्फ बनाया गया था, लेकिन इसके ऊपर दूसरी स्टडी जो मेजर स्टडी हुई वो कब हुई, 2015 के पेरिस क्लाइमेट समझौता पे। 2015 यूएनएफसीसी का क्या हुआ, पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस क्लाइमेट डील। ठीक है, और पेरिस क्लाइमेट डील पे ये देखा गया कि ये दोनों क्षेत्र वो हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य सब आपका हमेशा रहता है, और इसीलिए इन दोनों रेखाओं के मध्य जितने भी देश थे उन देशों को आपस में जोड़ने की बात हुई, और वहां पर क्या करेंगे, सौर ऊर्जा का विकास करने की बात की। ऑल द नेशंस लाइज इन दिस एरिया, उनको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इस प्रस्ताव को सबसे आगे रखा था किसने, फ्रांस और भारत ने, फ्रांस और इंडिया ने। और उसी साल फिर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इकलौता अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इकलौता अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया पे है। इसको छोड़े किसी का हेडक्वार्टर इंडिया पे नहीं। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया गया गुरुग्राम पे। ठीक है ना, बिल्कुल प्री टाइप चल रहा हूँ, हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। क्लियर है ना? अभी हम यहाँ प्री की स्टडी कर रहे हैं, हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। अभी ये नहीं है कि वो टॉपिक को वहाँ पढ़ाना सर इसको नहीं, अभी आपका सब कुछ कनेक्ट करके जो जहाँ पर रिक्वायर्ड है पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे को प्रीलिम्स में इस तरह से पढ़ना होता है, एक होलिस्टिक नॉलेज होना चाहिए। जब मेंस में पढ़ाता हूँ तो मैं सेग्रीगेट करके पढ़ाता हूँ इसी चीज़ को कि हाँ इंटरनेशनल सोलर अलग से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में सब कुछ एक जगह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था, 15 में बना था, सर 15 में ही आ गया था
कि कर्क रेखा, और उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। उसमें बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और सौर ऊर्जा के विकास के लिए इसको बनाया गया है। तो ये दोनों लाइन को याद रखेंगे, ठीक है। और इसी में आगे चलकर अभी जो रिसेंट इंट्रोडक्शन आया है 2-3 दिन पहले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने इसको पहले मना किया था जोड़ने से, आज वो उसमें जुड़ा है अमेरिका। और कौन से क्रम में है? 100 में है या 101 में है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। तो 101वें क्रम का कौन सा देश बना है? आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये करंट अफेयर में अभी था 2 दिन पहले, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 101वां क्रम का बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1 और 2 कौन कौन है? 1 है भारत, दूसरा कौन है? फ्रांस, ठीक है ना। तो यहां से आपको इसको ध्यान रखना है। बनेगा सभी से? चलिए, तो ये दोनों लाइन बनाए गए, मकर रेखा बनाया गया और साथ ही साथ कर्क रेखा बनाया गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद, ठीक है, इसके बाद कौन सा लाइन बनाया गया? इसको बोलते हैं आर्टिक, ठीक है, आर्टिक रेखा। और यहां पर क्या बना? अंटार्कटिक। और उसके बाद ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये आपका 66.5, ये होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये होता है 66.5 नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है सभी को ये चीजें? तो इसीलिए भूमध्य रेखा के ऊपर इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा, गोलार्ध, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, नीचे है आपका दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग बढ़ रहे हैं लोकेशन और एक्सटेंशन पढ़ने के लिए, ठीक है ना। पहले से बताता हूँ, ये दोनों टॉपिक को मैं अभी ले रहा हूँ पहले। तो ऊपर क्या आपका? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या आपका? दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों याद रहेगा, ओके। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 6 लाइन बनाया गया इंटरनेशनल एरिना पे उस टाइम पे। पर हमको इससे संबंधित जो चीज़ पढ़ना है वो ये है कि यहाँ से ये जो पोल के पास से एक लाइन जाएगा ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT, ठीक है। तो दशांतर रेखाओं में जो 0 डिग्री लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं? GMT। और अक्षांश रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। तो ये जो वर्टिकल है, जो रेखाएं ऐसी चल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? दशांतर रेखाएं। और इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब जो GMT है वो क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग? GMT, ठीक है। और इसी तरह अगर लैटिट्यूड को देखें, इसको देखें अक्षांश रेखाओं को, तो अक्षांश रेखाएं कैसे चल रही हैं? कुछ इस तरह से, 0 से 90 अप एंड डाउन दोनों साइड, ठीक है। तो जो रेखाएं कुछ इस तरह से चलेंगी इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश है, ठीक है। वो अक्षांश रेखाएं हैं, वो क्या आपके? दशांतर रेखाएं। ये दोनों समझ आ रहा है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे आपने क्वेश्चन गलत किया, क्योंकि समझ आ रहा है ना। ये जो लैटिट्यूड था इसको जलवायु के आधार पे बनाया गया था कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसी है। ये मेनली क्लाइमेट को ओरिएंट करता है, क्लाइमेट को दर्शाता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है और लोकेशन स्पेसिफिक के लिए। और जो ये था ये वहाँ पर के टाइमलाइन को, और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये मिल रहे हैं आपस में, तो ये जो चारों मिलकर जो बन रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रिड, इसको बोलते हैं ग्रिड। और क्वेश्चन ये आया था एक बार कि किसी भी जगह की अवस्थिति को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का, ग्रिड का, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? ग्रिड, जहाँ पर दोनों चीज़ आते हैं। तो किसी भी एरिया को कंप्लीटली बताने के लिए उसका लोकेशन क्या है, हम किसका यूज करते हैं? ग्रिड का करते हैं। भले कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लोकेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसी में अगर हम लोग भारत को देखें, अगर इसी में हम लोग भारत को देखेंगे तो भारत कहाँ पर है? कुछ यहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच से आपकी क्या जाती है? कर्क रेखा। यहाँ से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, उन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कुछ ऐसा बना लेते हैं अभी जनरल। यहाँ पर आपका क्या है? भारत है। क्लियर है सभी को?
तो ये हो गया आपका भारत। अब भारत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है। क्लियर है? सबसे पहले इक्वेटर को देखते हैं। ये भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, लगभग 10 डिग्री के आसपास। इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा पट्टी। ठीक है, भूमध्य रेखा पट्टी या इक्वेटोरियल बेल्ट बोला जाता है। इसी के साथ साथ जो कर्क रेखा के पास चल रहे हैं, यहां पर भी 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल बेल्ट, उप उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उप उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल। इस रीजन को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, उप उष्णकटिबंधीय। उप उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। तो ये जो बीच में बच रहा है सफेद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रॉपिकल रीजन। इसको बोला जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये जो बीच का सफेद क्षेत्र है इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, इसको ट्रॉपिकल बेल्ट बोला जाता है, इसको सब ट्रॉपिकल बेल्ट बोला जाता है। इसके ऊपर ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? सब टेम्परेट बेल्ट, शीतोष्ण, उपशीतोष्ण, सब टेम्परेट। ठीक है, शीतोष्ण, शीतोष्ण या इसी को बोलते हैं टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट बेल्ट। और इसको बोलते हैं क्या आपका? सब टेम्परेट, उपशीतोष्ण। इसके बीच का जो क्षेत्र इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण, मतलब टेम्परेट बेल्ट। ये जो बीच का बचेगा, जो बीच बीच के है, इसको टेम्परेट, इसको ट्रॉपिकल। ये सब ट्रॉपिकल और ये क्या है आपका? सब टेम्परेट। इसी के साथ साथ यहां पे बनेगा, इसको बोलेंगे सब पोलर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उपध्रुवी, उपध्रुव या सब पोलर, सब पोलर या उपध्रुव। और इसको बोलेंगे पोलर एरिया। सेम चीज कहां होगा? जैसा नॉर्थ पे है, सेम चीज आपके साउथ पे होगा। यहां पर भी वैसे ही बनेगा, यहां भी सेम बनेगा और यहां भी। एवरीवन क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कई क्वेश्चन इंडिया के ऊपर आपको आएगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे अभी देखते हैं। अब हम लोग लोकेशन और एक्सटेंशन, इसके हिसाब से भारत की कुछ जानकारी निकालते हैं। एक लैटिट्यूड के हिसाब से भी देखते हैं और एक लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी देखते हैं कि भारत के लिए क्या क्या जानकारी हमको मिलता है। ठीक है, तो अगर भारत को हम लोग यहां से देखेंगे तो अभी पहला इंफॉर्मेशन हमको क्या मिल रहा है? लोकेशन एक्सटेंशन दोनों के आधार पर, इन दोनों के आधार पर हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है हम वो देखते हैं। सबसे पहला भारत की अवस्थिति को देखेंगे, लोकेशन को अगर देखेंगे तो इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, पहली बात। दूसरा, जीएमटी लाइन के किधर है? इधर है। अगर आप लोग दिशा को समझते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्व दिशा ईस्ट, इधर क्या होता है आपका? वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो भारत कहां पे लाई कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध में, और बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिखेंगे इसको। भारत को अगर वहीं से देखेंगे तो क्या आएगा आपका? भारत कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट थिंग देखना, जैसा पढ़ा रहा हूं इसके बाद आपको बुक देखना भी नहीं पड़ेगा, ये चीजें सब दिमाग में रहेगी। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात कहां पर आपका? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध पे। क्लियर है? तो आपको यहीं से पता चल गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे। फर्स्ट थिंग। अब चलते हैं हम लोग लैटिट्यूड की स्टडी करने। लैटिट्यूड कौन सी रेखाएं हैं? जो कि आपकी इस तरह से बढ़ रही है ना? जो हॉरिजॉन्टल रेखा है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो पहली बात, भारत को अभी आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत का विस्तार किन किन आपके बेल्ट के क्षेत्र में, तो ट्रॉपिकल में भी कंट्री में भी आता है, सब ट्रॉपिकल में भी आएगा, और कुछ कहां तक टच करेगा? शीतोष्ण में भी। जो हिमालय का क्षेत्र है वो कहां तक जाएगा? शीतोष्ण तक। तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का देखेंगे, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखेंगे, तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत कहां कहां तक विस्तृत है? पहला आपका सब ट्रॉपिकल, उप उष्णकटिबंधीय, इसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और साथ ही साथ टेम्परेट क्षेत्र। और टेम्परेट क्षेत्र जो शीतोष्ण क्षेत्र है उसमें क्या आएगा आपका? हिमालय पर्वत।
और यही एक कारण है कि टेम्परेट क्षेत्र में आएगा और यहाँ पर जो पवन बहती है उसको बोलते हैं आपका वेस्टर्लीज। ठीक है, यहीं पर जो हवा बहती है उसको बोलते हैं आपकी वेस्टर्लीज, और यही वेस्टर्लीज लेकर आएगी क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ होगा, सिर्फ ऊपर के क्षेत्र। क्लियर है, पर इसके नीचे आप देखोगे तो कभी आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अभी पवन को समझेंगे कि पवन कैसे यहाँ पर बहता है, वो सारा चीज़ समझेंगे, वो एक्चुअल में क्लाइमेट में जाएंगे तब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बात करेंगे। अगर देखोगे तो यहाँ पर ये प्रेशर बेल्ट्स अलग अलग है, ठीक है, कैसे बनते हैं हम लोग क्लाइमेट में पढ़ेंगे उसको। पर अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से क्या मिला आपको, कि भारत का विस्तार अगर अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो 3 क्षेत्रों को टच करता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तीनों को ही करता है। अब हम लोग अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो भारत के बीचों बीच से यहाँ से एक रेखा जाती है, इसको हमने बनाया हुआ है, बाकी तो बहुत सारी रेखाएं जाएंगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को इंडिया का देखते हैं। अभी डिग्री पे नहीं जा रहा हूँ ना, अभी सिर्फ उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो लॉन्गिट्यूड में अगर देखते हैं भारत को, तो भारत के बीचों बीच से भारत को 2 हिस्सों में बांटती है 82.5 लाइन, 82.5 डिग्री लाइन इंडिया को एग्जैक्ट 2 हाफ में बांटती है। इसी को बोलते हैं हम लोग भारत मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारत मानक रेखा, ठीक है, तो ये क्या है आपका भारत मानक रेखा 82.5, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। भारत मानक रेखा को समझने के लिए पहले एक छोटा सा बेसिक याद रखिए कि जो पृथ्वी है, ये पूरा का पूरा अर्थ है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सूर्य। अब ये भी 2 क्वेश्चन को याद रखना, अभी इस तरह क्वेश्चन पता नहीं अब पूछेगा कि नहीं। पहली बात, सन जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, पूर्व से, और किधर आता है, और पृथ्वी किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो अर्थ का रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, और सन का कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है। तो जो सबसे पहला इससे माना जाता है कि यहाँ पर इधर जो जापान है, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान से निकलता है और धीरे धीरे जाकर इधर खत्म होता है। तो ये जो लाइन है, ये अगर आप लोग जब उसमें देखते हो मैप में, सॉरी नॉर्मल मैप में, तो इसी को बोलते हैं 180 डिग्री लाइन, ये वाला, और ये 300, ये दोनों 180 डिग्री लाइन कहलाते हैं। ठीक है, और इस लाइन के पीछे एक लाइन बनेगा, उसको बोलेंगे 360 डिग्री लाइन। समझ आ रहा है, बनेगा ना, ये भी तो बाहर निकालो, समझ आ रहा है कि नहीं आया, आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो, ये 0, 180, पीछे 270, 360। समझ आ रहा है ना। तो ये अगर उसको सामने देखोगे आप, क्लियर है, 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो तो ये वाले लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री लाइन। और इसी को माना जाता है कि इसके आसपास ही क्या होता है, समय बदलता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी रेखा होगी जिसके पास आज 23 तारीख है तो पिछले दूसरे कंट्री में 22 तारीख होगा, समय बदलता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं आपका 180 डिग्री लाइन, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लाइन को क्या बोलता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब उसके आसपास ही क्या होता है, डेट बदलता है। क्लियर है। जापान में 23 तारीख लग जाता है और अमेरिका में 23 जब लगता है तो जापान में 24 लगने वाला होता है। ठीक है ना। तो इंडियन और सॉरी आपका इंटरनेशनल डेट लाइन जो क्या है 180 डिग्री लाइन, वहीं पर आपका डेट चेंज होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगर डेट चेंज होता है से लेकर यहाँ तक लाइन देखेंगे तो टोटल पृथ्वी को क्या किया गया है, 24 रेखाओं में बांटा गया है। टोटल कितने रेखाओं में बांटा गया है, 24 रेखाओं में। एक कितना होता है, 360 डिग्री का होता है एक अपना सर्कल होता है ना, और रेखाएं कितनी बना दी गई, 24। ये 24 रेखा बनी हुई नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया है अपनी स्टडी के लिए। तो 24 को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 15 आएगा। 24 दाम 240 और 120 उसमें प्लस करो, कितना आएगा, 360 आएगा ना। तो 10 + 5 15, तो 15 डिग्री। मतलब हर 24 लाइन के बीच, इसके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 डिग्री का है। ठीक है। तो 2 लाइन के बीच टोटल कितने लाइन है, 24 लाइन है। तो 24 रेखाएं टोटल है, जिसमें हर 2 लाइन के बीच क्या है, डिस्टेंस 15 डिग्री। मतलब 1 घंटा 1 आवर = 15 डिग्री। 1 मिनट कितना होगा, 60/15, तो 4 डिग्री। ठीक है। तो 1 मिनट = 60/15, 4 डिग्री आएगा। तो 1 मिनट होता है आपका 4 डिग्री और 1 घंटा होता है आपका 15 डिग्री। ठीक है। और भारत को हम लोग क्या देखते हैं, भारत कितने में, 82.5 डिग्री में है।
82.5 डिग्री पे, 82.5, ठीक है। तो 82.5 को आप 15 से भाग कर दो, तो 15 को देखोगे तो 15 में 75 कितने में आएगा, 15 पंचे 75, तो 5 तो वही हो गया, 15 इंटू 5 75, तो 5 तो यहीं पर आ गया, प्लस 7.5 है, बचा हुआ 7.5 बचेगा, तो 15 का जस्ट वो आधा होता है, इसलिए 30 मिनट। तो भारत GMT से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। इंडिया लाइज अहेड ऑफ GMT बाय 5 आवर एंड 30 मिनट, ठीक है। बस पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा समझ भी लेना है, क्लियर है ना। तो अगर भारत मानक रेखा को देखेंगे तो वो कहाँ पर है आपका, 5 घंटे 30 मिनट किससे आगे है, 0 डिग्री लाइन से, क्लियर है। अब इन रेखाओं को बनाकर देखते हैं कि रेखाएं कहाँ कहाँ पर हैं। आज थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, कल से थोड़ा फास्ट चलूँगा ना, पहले बता रहा हूँ, धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ता जाएगा। आज अपने सबसे लोएस्ट स्पीड में है, बाकी दिन फिर इसके बाद स्पीड बढ़ेगा। चलिए अब इस भारत को यहाँ से निकालते हैं बाहर, और उसके बाद ये दोनों चीज़ उसके अंदर समझते हैं। तो यहाँ से हम भारत को निकाल के लाते हैं यहाँ पर इंडिया को, ठीक है। और इंडिया का एक मैप बनाना सीखते हैं पहले। जिनको नहीं आता वो सीख सकते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है। तो भारत का पहले तो एक नक्शा बनाना सीखिए, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स बनाइए, बना लो, थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, बेसिक 2 मिनट का काम है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान भी रखेंगे। सबसे पहले ये जो बॉक्स है इसको बीचों बीच से नहीं, इसका 25%, ठीक है। मतलब ये आपका 100 पे है तो इसका 25, 50, 75, 100, तो यहाँ पर 25 के आसपास एक लाइन बनाइए, डॉट बनाइए 25 के आसपास, ठीक है। जो उसका 25% होगा उसके आसपास एक डॉट बनाइए, ठीक है। इसी डॉट से सीधा एक लाइन यहाँ पर नीचे गिराइए, दूसरा डॉट, ठीक है। तीसरा डॉट कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीचों बीच, क्लियर है। और चौथा जो बनाओगे क्या, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के यहाँ पर जो आ रहा है इन दोनों के बीच का कहीं, ठीक है। यहां पर एक, यहां पे, ठीक है। बनाइए इसको। यहां पे ध्यान रखेंगे सभी आप लोग, ये करने के बाद क्या करते हो, ऐसे खींचते हो, ये इसके बाद क्या है, मैप लेकिन अंदर की ओर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद लाइन इधर नहीं आता, अंदर की ओर। थोड़ा सा मेरा बड़ा बन गया, आप इसको यहां तक टच कराएंगे, ठीक है ना। और नीचे वाले पॉइंट को भी टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 में उसको नीचे लेकर आएंगे, 1, 2 और इधर से जो बना है 3, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। आपका इंडिया, पहले प्रोजेक्शंस को समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो लाइन है, ये डॉट, ये इसके साथ इक्वल आता है। ये बीच में यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये होगा नेपाल, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, भूटान। बन गया मैप सभी से, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, डे 1 है, अभी आपको ऐसी मैप बेस्ड स्टडी करना है ज़्यादा, क्लियर है सभी को। चलो अब हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड को समझेंगे पहले, ठीक है। तो लैटिट्यूड मतलब जो आपकी इस तरह से है। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन कौन कौन से हैं जो भारत को टच करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन जो है जो भारत को टच करता है वो कहाँ से जाता है, बीचों बीच से, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो आपका काम क्या करना है, कर्क रेखा से किस किस राज्यों को भारत के टच करती है,
और कर्क रेखा से सबसे समीप कौन सा शहर है? शहरों के नाम बता रहा हूं, इसमें से कौन सा बताएंगे? आइजवाल, ठीक है, भोपाल नहीं, आइजवाल, जबलपुर, जबलपुर के बाद गांधीनगर, ठीक है, इसके बाद राजकोट, सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक है आइजवाल, ठीक है। तो इन सारे शहरों को लिखेंगे, ध्यान रखना। और ये जाएगा कहां कहां से, किस किस राज्यों से? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान को टच करेगा, राजस्थान को, कि सीधा मध्य प्रदेश जाएगा? देखो अभी यहीं निपट जा रहे हो यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। तो देखो ये मैप का काम है ना, साइड एक कॉपी में ना हमेशा जब भी बैठोगे क्लास में प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, एक साइड में मार्जिन छोड़ना, वहां पर मैं कुछ चीज लिखवाऊंगा, उसको घर पे जाके जरूर देखेंगे, जिसमें पहला काम यही करना है आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कहां किस किस राज्यों से क्रॉस करती है और किस किस राज्यों के वहां पर इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी आती है। तो आपको गांधीनगर भी दिखेगा वहां पे, ठीक है, भोपाल तो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा लेकिन दिखेगा भोपाल भी, कुछ जबलपुर ज़्यादा क्लोज दिखेगा, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता नहीं दिखेगा, जो वेस्ट बंगाल में दिखेगा वो है आपका आसनसोल, ठीक है। और उधर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? आइजवाल दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट, और आइजवाल सबसे नज़दीक दिखेगा, ठीक है। तो पहली बात इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर त्रिपुरा को भी टच करेगा, ठीक है ना, त्रिपुरा, और उधर लास्ट में मणिपुर को करेगा कि मिजोरम को? आइजवाल किसकी कैपिटल है? हाँ ठीक है, तो मिजोरम, क्लियर है, ये ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर स्टडी करना है तो पहले समझना है कि हमको मेन क्या चीज़ को पूछा जाएगा। तो हमसे अक्सर पूछा जाएगा क्या, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है, ये दोनों चीज़ का, किन किन से और कितनों से, और उनकी राजधानी किसकी सबसे नज़दीक आती है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आपको मैप में जाकर करना है भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरा। अब अगर हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, अंडमान और निकोबार भी है, तो और नीचे है। तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें हम लोग तो सबसे नीचे यहाँ पर अंडमान निकोबार आएगा, जो कितने में है? 6 डिग्री, 6 डिग्री नहीं, ठीक है 6 डिग्री है। लैटिट्यूड क्या होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? क्या होगा? 6 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि याद रखना जब भी आप अक्षांश और दशांतर को दर्शाते हैं, whenever you point the latitude and longitude, it is on the basis of world। तो जो वर्ल्ड है इसके हिसाब से देखते हैं, पूरे दुनिया में उसका अक्षांश और उसको देखते हैं, ना कि किसी एक जगह पे। तो जो भी भारत आएगा वो क्या है, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमेशा उसका लैटिट्यूड नॉर्थ से नॉर्थ होगा, भले कि वो इंडिया का साउथ है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी होता है शब्दों से, क्या होता है जो बहुत अच्छे शब्दों को नहीं पढ़ते दिक्कत हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्या है उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, दोनों के दोनों, चाहे यहाँ देखें चाहे अंडमान को देखें, सब कहाँ पर आएगा? नॉर्थ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर कितना है? 37 डिग्री 9 है कि 6 है? 6 मिनट, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, रट लो, या दूसरा क्या करो, समझ लो। ये कितना डिग्री लाइन है? 3.5। और जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 30 डिग्री में काटती है, लगभग 30, पूरा 30 नहीं होता, 29 के आरा उठाता है, ठीक है। तो 23 में प्लस करो 15 और माइनस करो 15, 23 माइनस 15 कितना होता है? 8। 23 प्लस 15 करो कितना होगा? 38, और 38 से मैंने क्या, थोड़ा सा कम है तो क्या है? 37। क्लियर है? एग्जाम में सब चीज़ काम आएगा, आपको कुछ इसको रटना वटना नहीं है, ठीक है। सिंपल कर्क रेखा तो याद ही रहता है 23.5 में, तो 23.5 प्लस 15 करोगे तो लगभग 38 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है 29 डिग्री के आसपास है, कंप्लीट 30 नहीं है, तो इससे क्या होता है 37.6। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि भारत को नॉर्थ साउथ 30 डिग्री एक्सटेंशन है और इधर इधर क्या है 30 डिग्री, तो उस स्टेटमेंट को सही मानना, ठीक है ना। 29 डिग्री कितना है? 80 मिनट, उतना एक्सटेंशन है, पर उसको 30 डिग्री कंसीडर किया जाता है। अब वो क्यों है? जब दोनों में ही आपका देख रहे हो कि लेंथ भी थोड़ा क्या होगा, वेरी करेगा। अगर हम देखेंगे कि इंडिया का यहाँ से लेकर
यहाँ तक का अरुणाचल प्रदेश, उसका लेंथ कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से। और अगर इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 3214 किलोमीटर। ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है जब दोनों 30 डिग्री काट रहे हैं? तो दोनों ही अगर 30 डिग्री के हैं तो डिफरेंस क्यों है? आंसर ब्लैक बोर्ड में है। इसको देखो, इसके बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं हो रहा है, वो तो सेम डिस्टेंस पे है, पर ये क्या है, ये ऐसा घुमा हुआ है। तो अगर आप यहां से इसका डिस्टेंस नापोगे, इसका नापोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये बल्ज है ना, ये क्या है, बल्ज है, फ्लैट नहीं है, पर ये क्या है, फ्लैट है। तो इसमें एंगुलर डिस्टेंस है, पर इसमें क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस है। इसलिए क्या होता है, ये जो है ये आपका भले कि 30 डिग्री में बाइफरकेट करता है, बट उसका लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि क्या आपका कम होते जा रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसलिए इसके बल्ज के कारण। तो वो कितना आपका 2933 किलोमीटर, वो क्या है आपका 3214 किलोमीटर। अब समझते हैं इसको। तो पहली बात तो ये पॉइंट समझ आए, 8 डिग्री और ये सारा। अभी हम लोगों ने एक और लाइन पढ़ा था, रेखा कौन सी थी, 82.5 डिग्री, और ये कितना है आपका भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना, बीचों बीच से मतलब यहां से। अगला पॉइंट, इसको ही आप घर पे देखोगे कि आपका भारत मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? ऊपर उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, उसके बाद सीधा छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ के नीचे मध्य प्रदेश जाएगा कि नहीं, ठीक नहीं जाएगा। अगर मध्य प्रदेश नहीं जाएगा तो आपके बलरामपुर से जाना चाहिए, ऐसा सोचो ना, जबलपुर से बिल्कुल क्रॉस करेगा, नैनी एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से गुजरेगा, उसका जबलपुर के पास से गुजरेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीचे आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बाहर, ठीक है। और दोनों जहां पर मिलेंगे वो जगह क्या है आपका, छत्तीसगढ़। ये दोनों का मीट जो होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में इनका मीटिंग होगा, और ये रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। तो ये इसको भी देखना है कि किस किस स्टेट से जा रहा है, और एग्जैक्ट इसका तो एकदम एग्जैक्टनेस है कि ये कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के पास जगह है नैनी, 16 किलोमीटर दूर, उस नैनी से गुजरता है, ठीक है, एग्जैक्ट नैनी से गुजरता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में एग्जैक्टनेस कहाँ से गुजरता है। हाँ, मिर्जापुर जिला है, उसमें एक जगह है नैनी, वैसे लिख सकते हो, ठीक है। मिर्जापुर जिला के अंदर नैनी एक जगह है, जस्ट इलाहाबाद से पहले वाला रेलवे स्टेशन, ठीक है, वैसा भी आप देख सकते हैं। ये क्या आपका 82.5 डिग्री। फिर अगेन कितने डिग्री में बाइफरकेट है, 30 डिग्री में। अगर 82 प्लस 15 करो 97, और 82 माइनस 15 करो 67, उतने डिग्री तो है ना, तो मतलब ही नहीं उसको बाकी 10 पॉइंट को रटने का कोई अर्थ नहीं है ना, रटने का। 82 प्लस 15 करोगे तो कितना आएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है, और अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा 67 डिग्री, और कितना आएगा 7, कुछ ऐसा आएगा 65 आता है वैसे तो, ठीक है। तो ये आसपास। अब आपको ये नहीं याद करना है मिनट को, आप मेन पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, बेवजह का रटने का जरूरत नहीं है कि 15 डिग्री नॉर्थ 15 डिग्री साउथ, ठीक है। अब कई लोग इसमें भी वो करेंगे, सर वो नहीं, वो पॉइंट में एक पॉइंट कम है, अरे एक पॉइंट से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपसे बन जाएगा प्री का क्वेश्चन, अगर आपको ये लॉजिक पता है आप प्री का क्वेश्चन बना लोगे, वो डेफिनेटली आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, वहां पर इस तरह से नहीं लेकर जाएगा। तो ये पहले तो इसको याद रखेंगे। अब इसमें से देखो जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हम लोग लैटिट्यूड का इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें तो पहली बात है कि 2 तरीके से पूछाता है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज करेगा, ठीक है। भारत की सबसे दक्षिण अक्षांश, आपका क्या है, द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 6 डिग्री, ये याद रखना। और मेनलैंड इंडिया, अगर मेनलैंड इंडिया पूछता है या इंडिया पूछता है, भारत पूछेगा तो क्या होगा 6 डिग्री, और मेनलैंड मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का तो क्या होगा 8 डिग्री 4, ये दोनों अलग अलग है। अब इसमें चारों पॉइंट कौन कौन से हैं, 8 डिग्री 4 में क्या है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, केप कैमोरिन। कन्याकुमारी को और भी क्या बोला जाता है, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 पे, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी।
6 डिग्री में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 6 डिग्री में यहाँ पर आपका क्या है, निकोबार, निकोबार द्वीप, ठीक है। और निकोबार द्वीप यहाँ पर 6 डिग्री पे, और उसके बगल में देखोगे तो सिर्फ 16 किलोमीटर दूर क्या है आपका, सुमात्रा। तो भारत से सबसे नजदीक अगर कोई द्वीप है तो वो क्या है, सुमात्रा, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार से सबसे नजदीक में कौन सा है, तो वो क्या आपका सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है। इंडोनेशिया टोटल 4 आइलैंड से बनता है। इंडोनेशिया 4 आइलैंड कौन कौन से बनता है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 को याद रखिए, चौथा छोड़ दो, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, ठीक है। तो सुमात्रा से बिल्कुल नजदीक है आपका क्या, यहीं पर आता है आपका सुमात्रा आइलैंड। आप लिख नहीं रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। तो निकोबार इज क्लोजेस्ट टू सुमात्रा आइलैंड। क्लियर है सभी को। तो ये दोनों चीज को पहले तो ध्यान रखना चाहिए, मुख्य भूमि पूछा है या भारत की भूमि पूछा है। मुख्य भूमि बोलेगा तो निकोबार को लेना है, सॉरी मतलब कन्याकुमारी को लेना है, और भारत ऐसे बोल दिया है तो ठीक है, आप किसको लोगे, निकोबार को। और सबसे उत्तर में अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है, इंदिरा कोल, यहां पर क्या है आपका, इंदिरा कोल, ठीक है, कोल, इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा कोल है। ये जो नीचे है निकोबार, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिग्मिलियन पॉइंट, इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पिग्मिलियन पॉइंट। ये क्या आपका पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कोल, सबसे साउथ में क्या है, पिग्मिलियन पॉइंट, या इधर देखेंगे तो केप कैमोरिन। अगर गुजरात में देखेंगे सबसे वेस्ट पे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे क्या आता है, ग्वार मोती, ठीक है, ग्वार मोती, ग्वार मोती, ग्वार मोती, ठीक है। और अगर यहां पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो यहां पर क्या आता है, किबितू, किबितू, ठीक है। तो ये क्या था इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में, सबसे ईस्ट में, सबसे वेस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसका टोटल डिस्टेंस कितना और कितने डिग्री में बटा हुआ है, 30 डिग्री में बटा हुआ है, ठीक है। और अगर 30 डिग्री में बच रहा है तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया, यूपीएससी में पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट देकर कि कौन सा स्टेटमेंट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सही है। कई बार क्वेश्चन आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, यूपीएससी पे पूछा गया क्वेश्चन, अभी मैं आपको डिटेल कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन लॉन्गिट्यूड पे पूछा गया था कि भारत लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर देखे जाएंगे तो टोटल कितना 30 डिग्री में बटा हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा स्टेटमेंट आया था कि भारत का पश्चिम और पूर्व में लगभग 2 घंटे का गैप है, 15-15 डिग्री दोनों, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन। और उसके बाद एक साल क्वेश्चन क्या आया कि दिल्ली जिस लैटिट्यूड में आती है, लॉन्गिट्यूड में आती है, जिस लॉन्गिट्यूड पे, जिस दशांतर पे आती है, उसी दशांतर पे कौन सा राज्य, कौन सा शहर आता है, तो वो क्या है आपका बैंगलोर, ठीक है, उसी पे आएगा आपका बैंगलोर। अगर आप लोग का थोड़ा भी मैप का नॉलेज है, मैप को भी थोड़ा समझा रहा हूँ, कुछ 5-6 लाइन है, इन 5-6 लाइनों को आप प्रैक्टिस कर लेना मैप में, ज़्यादा नहीं करोगे इतना कर लेना, ठीक है। तो ये 5-6 लाइन को भी ध्यान रखेंगे। पहले लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ गए, कहाँ से जा रहा है, कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, भारत का अगर लोकेशन एक्सटेंशन आएगा बन जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। और इन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, भारत का क्या आ जाएगा, उसे एरिया आ जाएगा कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से ऊपर 6 कौन से देश हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए, और जस्ट ऊपर कौन सा है उसको लिखो साइड में, उसको जाके घर पे नोट डाउन करना है वहीं साइड मार्जिन में। पूछा गया CGPSC 2018 पूछा था, भारत विश्व का किस क्रम का राज्य है, ठीक है, सॉरी देश है, तो उसका आंसर क्या था, 7वां। CGPSC में इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, इसको नहीं गलत करके आना। सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, रशिया, फिर उसके बाद कनाडा, है ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्ड में चीन, के बाद USA, हाँ, उसके बाद 5वें में, 6वें में इंडोनेशिया है, हाँ, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, और उसके बाद भारत। तो उसको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप एकदम छोड़ देते हैं एग्जाम पे, इनको ध्यान रखना ज़रूरी है।
बाकी पॉइंट्स तो आपको याद रहेगा हार्डकोर, लेकिन आपका जो बेसिक्स हैं वो नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है इसी समय आया। अब मैप में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता रहा हूँ, आप एटलस लेंगे घर जाकर और एटलस में इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन, पेन को देखते रहेंगे यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर एक लाइन होगा, यहाँ पर लिखा होगा द्वारका, जो कि क्या है, एक मठ भी है। ठीक है ना, द्वारका। और नीचे क्या होगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर, आपका कन्याकुमारी। तो आप स्केल को बाहर से नहीं रखेंगे, स्केल को बाहर से नहीं, अंदर से रखना। ठीक है, अंदर से जब स्केल को रखेंगे तो लाइन कुछ ऐसा जाएगा, और जिस पॉइंट पे ये मिल रहा होगा यहीं पर क्या होगा, मैंगलोर। ठीक है, यहीं पर क्या होगा आपको, मैंगलोर शहर आएगा, मैंगलोर। और मैंगलोर से एक सीधा रेखा यहां पर खींचेंगे तो यहां पर दिखेगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, यहां मैंगलोर दिखेगा, इधर क्या दिखेगा आपको, चेन्नई। और इन दोनों के बीच में अगर यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा, बैंगलोर। ठीक है, तो यहां क्या होगा, मैंगलोर, बैंगलोर और चेन्नई। और नीचे क्या आपका, कन्याकुमारी, और ये क्या है, द्वारका। क्लियर है सभी को। अब इसी रेखा को अगर अपन ऊपर से नीचे देखें, ये जो लाइन है, जो मैंने सीधा लाइन खींचा है, इसी में देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, श्रीनगर, यहां पर दिखेगा श्रीनगर, ले, और यहां पर दिखेगा आपको, ये ले दिखेगा, श्रीनगर दिखेगा और कारगिल दिखेगा। ठीक है, कारगिल, श्रीनगर और ले। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, शिमला। ठीक है, उसके बाद यहीं पर होगा आपका चंडीगढ़, ये यहाँ पे पंजाब की। ठीक है, और इधर दिखेगा आपको क्या, दिल्ली। दिल्ली के बाद यहाँ दिखेगा आपको आगरा, और नीचे आएंगे तो यहीं पर मध्य प्रदेश के पास यहाँ क्या दिखेगा, भोपाल। ठीक है, भोपाल के बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको क्या गया, औरंगाबाद। तो ये सारे के सारे पास में होंगे, लेकिन एग्जैक्ट लाइन पे जो आएगा वो क्या है, बैंगलोर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से शहर आएंगे यहाँ पर, श्रीनगर, ले, कश्मीर, शिमला। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भोपाल, औरंगाबाद, बैंगलोर, और नीचे अगर देखोगे यहाँ पर तो मदुरई, यहाँ पर दिखेगा मदुरई। तो एक तो इस रेखा को, पहले एक इस रेखा को याद रखना, ये बीचों बीच से जा रहा है, दूसरा इस वाले रेखा को। ठीक है, तीसरा अगर आप इस रेखा को देखेंगे, इसको पूरा, ठीक है, तो यहीं पर आपका आएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ठीक है, उसके बाद यहीं पर दिखेगा असम का, तो यहीं पर दिखेगा आपको दिसपुर। ठीक है, दिसपुर के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मेघालय के पास दिखेगा आपको क्या, शिलोंग। शिलोंग से आगे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको पटना, एग्जैक्ट पॉइंट पे दिख जाएगा पटना। तो ठीक है, पटना से आगे अगर इधर से देखते हैं, ठीक है, पटना के बाद बढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश में एंटर करोगे, और उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पर दिखेगा अयोध्या, और साथ ही साथ प्रयागराज, दोनों दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप निकलोगे, यहाँ पर दिखेगा आपको कानपुर। कानपुर से अगर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कानपुर से और आगे इधर बढ़ोगे तो राजस्थान पे जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, राजस्थान का जयपुर नहीं, जयपुर नहीं, एक और है उदयपुर, जयपुर बीच में आएगा, उदयपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाओगे, गुजरात में एंटर करोगे तो नीचे यहाँ पर दिखेगा अहमदाबाद, और इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा गांधीनगर और पोरबंदर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है भारत का, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, वो क्या है, पोरबंदर। मध्य प्रदेश पीसीएस पिछले साल का क्वेश्चन। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है, वो क्या है आपका, पोरबंदर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम को भी ट्रेस करते हुए ले चल रहा हूं ना, कि कौन से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो क्या था आपका, पोरबंदर, मध्य प्रदेश पीएससी पिछले साल का क्वेश्चन था। ये पॉइंट समझ आए। तो ये 3 लाइन को तो पहले इस तरह से समझना है। चौथा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो ये देख रहे हैं, इसके आसपास कौन कौन से शहर है, इसको भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्लियर है। उसके बाद एक लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉम्बे, जब आप मैप देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा मुंबई, और यहाँ पे होगा कहीं पर कलकत्ता। ठीक है, इसी मुंबई कलकत्ता लाइन को सीधा लोगे तो छत्तीसगढ़ का रायपुर भी इसी में दिखेगा आपको, यहीं पर आपको आसनसोल दिखेगा, इधर दिखेगा तो आपको नागपुर दिखेगा, नागपुर के बाद यहाँ देंगे तो जलागांव दिखेगा, जलागांव के बाद देखोगे इसके ऊपर यहाँ पर पुणे, नीचे दिखेगा नासिक। तो पुणे नासिक यहाँ पर, और पुणे नासिक जो है ऊपर पुणे नीचे नासिक। तो पुणे, मुंबई से पुणे का राजमार्ग जो बनता है, रास्ता बनता है, यहाँ पर क्या है, पर्वत है, क्योंकि तो यहाँ पर क्या है, 2 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, पासेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस। ऊपर क्या है, थाल घाट है कि बोर घाट है,
ऊपर है आपका मुंबई से पुणे जो बनाएगा वो है थालघाट, और नीचे जो है वो क्या है, भोरघाट। दोनों को लिखेंगे और ध्यान रखेंगे, मुंबई पुणे थालघाट, मुंबई नासिक भोरघाट। प्लीज राइट डाउन। ये राजमार्ग तभी बन पाया, नहीं तो बन ही नहीं पाते यहाँ से, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह आ रहे हैं आपका, मुंबई आएगा, जलगांव आएगा, जलगांव के बाद यहाँ पर देखोगे तो क्या दिख रहा है, नागपुर। नागपुर फेमस है आपका ऑरेंज के लिए, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, रायपुर हमारी राजधानी। उसके बाद जाएंगे आसनसोल, और ये पूरा रीजन जो है किसका है, आयरन और कोयले का रीजन है, दामोदर घाटी का रीजन, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और अंत में आपका दिखेगा कलकत्ता। तो एक ये भी लाइन को इम्पोर्टेंट, इतने लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो इससे आपको क्या होगा, सारे के सारे शहरों पे अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है ना, देखो अब आपको पता नहीं एग्जाम कैसे सेट होगा, कभी आपको क्या करेगा, इंपॉर्टेंट सिटी का नाम दे देगा, ऐसे ही दे दिया हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई और हासन, उत्तर से दक्षिण जमाइए, कैसे जमाओ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा, ईस्ट टू वेस्ट जमाओ। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, आप ये 6 से 7 लाइन का प्रैक्टिस करना, सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। मैप में 6 ये लाइन बनाया ना, एक लाइन ये, 2 3 4 5 और ये 6 लाइन, और इसके बाद इनकी सारी राजधानी देख लेना। ये 7 लाइन पे जितने भी शहर दिखेंगे उतने शहर को खाली याद रखना, हमेशा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर शहरों को पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण जमाइए, इधर से इधर जमाइए, इसलिए पहले दिन मैप का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। एटलस लेंगे आप लोग, और ये 7 लाइन के आसपास जो भी शहर है उन शहरों को मार्क कर लेना, और उसको ध्यान रखना कि अगर नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप किसी को पता नहीं है ना कि क्वेश्चन क्या पूछा। छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, छत्तीसगढ़ में एक बार क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, छत्तीसगढ़ के मैप से क्वेश्चन पूछा था, आपको नॉर्थ टू साउथ जमाना था, पलारी, आरंग, राजिम और सिरपुर। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो इंडिया में भी आ सकता है, और इंडिया में अगर जो भी क्वेश्चन आएगा इस 6 लाइन से बाहर नहीं जाएगा। टोटल 13 लाइन से वैसे तो पूरे एक एक पॉइंट बन जाता है, आप इंडिया के सारे शहर को बना लेंगे, लेकिन उतना आपको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बोलोगे तो मैं सिखाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 13 लाइन से आपको पूरे इंडिया के एक एक सिटी याद हो जाएगा, खोज खोज के बता दोगे, लेकिन आप इस 6 लाइन को प्रैक्टिस करिए, ये बेसिक 6 लाइन है, ठीक है। और इस 6 लाइन पे जो भी शहर आ रहा है उन शहरों को भूलना नहीं। तो सीधा जाएंगे एटलस में, मार्क करेंगे। एटलस देखने के लिए नहीं होता है, एटलस पढ़ने के लिए होता है। आप उसको देख रहे हैं बस, कब तक, प्रेम नहीं करना है उससे, उसको पूरा से लाइन खींचो, एटलस को गोद दो, पर एटलस कुछ तरह से पढ़ेंगे, तब जाकर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा एटलस के ऊपर आपका, ठीक है। ये चीज़ें। दूसरी बात, अब जैसे आप खैर भारत को तो हमने उसमें नहीं देखा, भारत के लिए 2 चीज़ को और ध्यान रखेंगे। एक तो वो क्या है आपका दक्षिण एशियाई देश है, बोलोगे तो वर्ल्ड मैप बना के कर देते हैं सेग्रीगेट, नहीं लगेगा जरूरत, ठीक है। और दूसरा, भारत किसका पार्ट है, उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस किस देशों को दक्षिण एशियाई देश बोला जाता है और कौन से उपमहाद्वीप देश हैं। साइड में लिखते चलो, साइड मार्जिन में, सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री आते हैं और साउथ एशियन कंट्री कौन कौन से। घर जाके ये थोड़ा सा मैप वर्क को करेंगे आप लोग। आज से एकदम से ज्योग्राफी को एकदम पीक में नहीं ले जाना है, पहले 2 दिन मैप को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक लाइंस की स्टडी क्या होगी, किस तरह से होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। यहां तक क्लियर है सभी को? सब कॉन्टिनेंट एरिया, बेसिक लाइंस, ये समझ आया पूरा? अभी तक कोई डाउट किसी भी जगह पे अगर है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको अलग से करना है ना। अब उसके बाद मैं मैप एंट्री में कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखेंगे मैप के लिए खासकर, ठीक है। मैप एंट्री लिखेंगे आज के लिए, 15 से 20 मैप एंट्री दे रहा हूं, इसको भी प्रैक्टिस करना है घर पे, ऐसा बिल्कुल नहीं छोड़ना। पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, पर्वत के ऊपर क्या है, दर्रे, सबसे प्रमुख दर्रे भारत के, एक मैप बनाकर जरूर प्लॉट करेंगे। दर्रों में कौन कौन सा दर्रा इंपॉर्टेंट है, काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम के बाद जोजिला, बनिहाल, शिपकिल्ला, नीति, माना, उमिंगला, उमिंग अभी जो क्वेश्चन आया था आपका, उमिंगला लद्दाख में ना, उसके बाद चांगला, ये भी लद्दाख में है, नाथुला, जलेपला,
सीला पास अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जितना भी भारत और इसका विवाद हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के पास, सब कुछ कहाँ पर हो रहा है? सीला पास के पास हो रहा है। सीला के बाद तुजू नागालैंड, अभी परसों उसका भी छत्तीसगढ़ के किसी की हत्या हुआ, बस उसी पास के पास था, ठीक है ना, कल परसों हुआ ना नक्सली हमला, बस वही तुजू पास के पास हुआ है, ठीक है। तुजू के पास लिखेंगे आप बॉमडिला, ये भी अगेन इंडिया अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर भी काफ़ी विवाद रहता है, बॉमडिला, ठीक है। खैबर बोलन ऐसे तो हिस्ट्री में पूछा जाएगा, ऐसे अलग से नहीं पूछा जाएगा, अलेक्जेंडर आया था वहाँ से, क्योंकि खैबर और बोलन। इसके बाद आते हैं मध्य भारत में असीरगढ़ मध्य प्रदेश में है, कौन से पर्वत में है? सतपुरा की विंध्या? सतपुरा में कि विंध्या में है? कंफ्यूज्ड? हाँ तो जाके इसको देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बताने मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन आप जब उसको देखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से उसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे थालघाट, भोरघाट, सेनकोट्टा दर्रा, ये कहाँ पर है? केरला में, ठीक है ना, सेनकोट्टा, जहाँ से आपका क्या होगा? कोल्लम से चेन्नई का मार्ग बनेगा, सेनकोट्टा, और उसी के ऊपर है आपका पलक्कड़ में किस किस का मार्ग जुड़ा हुआ है? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से आपका चेन्नई, तिरुवनंतपुरम चेन्नई का मार्ग जाएगा पलक्कड़ से होकर, कोल्लम से जाएगा क्या? सेनकोट्टा। तो सेनकोट्टा और पलक्कड़, इतने ही दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, इनको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जाकर मैप में एक बार ड्रॉ करेंगे। देखो ये सब चीज़ें छूट जाता है और लास्ट में फिर आप जगल करते हो, अंतिम दिन जब होता है तो बोलते हैं ना मैप नहीं देखा हूँ, देख लेता हूँ, ये सब नहीं करना। अभी हम लोग बना लेंगे, हमारे पास मैप रेडी होगा, ठीक है। मैप में बना के देखना, और ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ आपने छोड़ बस देख लिया है, कहाँ है, बना के देखो, उसके बारे में अगर कोई भी बेसिक डिटेल लिखी छोटी मोटी, उसको जरूर देखेंगे, क्लियर है। तो सारे के सारे दर्रे आपको याद होने चाहिए। कल आते ही मैं पूछूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, पूछूंगा भी, ताकि एटलीस्ट हम पढ़ रहे हो, हमको पता चले कि प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। अगर प्रोग्रेस ही नहीं पता रहेगा तो उसका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। और जनसंख्या कितनी है भारत में? विश्व की 17.7%, विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में रहती है। और विश्व के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है? 2.11। इंडिया हैज़ द 2.11% एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लिखना हो उसको लिख सकते हैं, और उस एरिया के हिसाब से वो 7th लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन के हिसाब से वो क्या है? सेकंड है, जो कितना है? 17.7% पॉपुलेशन है। ये भी दो फैक्ट को लिख लेंगे अपनी कॉपी में, इन दोनों फैक्ट को लिख लेंगे। 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल क्या है? एरिया है। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ ना मैं अभी आपको, अभी एडवांस पे जाएंगे। अभी ऐसा नहीं कि पहले दिन पे ही वो मत करें सर ये सब तो आता होगा, लेकिन अभी जैसे एडवांस में घुसूंगा फिर दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे बेसिक डिटेल्स होंगे जो आपके दिमाग में होंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहला मैप डिटेल क्या था आपका? दर्रे। इसके साथ साथ दूसरा लिखेंगे भारत के प्रमुख जो झील है, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, अभी एक पढ़ा रहा हूँ, दूसरा हम कहाँ पर जाकर पढ़ेंगे? अप्लाइड में जब पढ़ेंगे, जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तब पढ़ाऊंगा रमसार, कि रमसार के अंदर कौन कौन से प्रमुख हैं। अभी जस्ट जनरल देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख हैं, कौन सी नदी है इसके पास, और कोई पर्वत के पास है तो उसको भी पता करेंगे आप। इफ़ द माउंटेन इज देयर और द रिवर, इसको भी आप जब घर पे मैप में करेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे। लिखते चलेंगे। सबसे पहला कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, उसको भी लिखेंगे। पहला चिल्का, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। कहाँ क्वेश्चन आया है? अभी जस्ट एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पीसीएस का, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा वुलर, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पुलिकट, पुलिकट झील क्या करता है ये? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बॉर्डर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यूपीएससी 2016 क्वेश्चन यही आया था, ठीक है। दो स्टेटमेंट थे, उसका एक स्टेटमेंट ये था, दूसरा सहाद्री पे पूछा गया क्वेश्चन था। लिखते हुए चलिए पॉइंट्स को। इसके बाद लॉकटेक झील, लॉकटेक यूपीएससी 2014-15 दोनों में इससे क्वेश्चन आया। लॉकटेक, मणिपुर, उसके अंदर लिखेंगे या भारत का या विश्व का
भारत का लिखेंगे, द ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब जो क्या है, तैरता है, तैरता हुआ झील, ठीक है। अब झील नहीं तैर रहा, पानी तो ऐसे बहेगा, इसके ऊपर क्या बनते हैं, हुआ क्या है कि अगर ये पानी का एरिया है तो इसके ऊपर क्या है, कुछ जो जल कुंभी होते हैं, ठीक है, उस तरह से क्या है, यहाँ पर कुछ घास के द्वीप बने हुए हैं और वेजिटेशन के यहाँ द्वीप बने हुए हैं, और यही क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो द्वीप बने हैं, जो फ्लोट होते रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फुमडी। क्या बोलते हैं, फुमडी। फुमडीज, ठीक है, इसको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, फुमडी। और इसी फुमडी के ऊपर एक विशेष तरह का हिरण दौड़ता है, इसी के ऊपर एक हिरण दौड़ता है, और जब वो हिरण इस पे दौड़ता है तो वो क्या लगता है कि वो डांस कर रहा है, नीचे जाता है, उचकते रहता है, उचक उचक के जाता है, वो तो क्या लगता है कि वो कूद रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको एक और नाम से जाना जाता है, डांसिंग डियर बोला जाता है। और इसी डांसिंग डियर का नाम क्या है, संघाई डियर। और इसी संघाई डियर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। जानवरों पे बहुत कम त्यौहार होता है भारत में, 2-3 ही है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, एक है आपका संघाई फेस्टिवल। तो संघाई फेस्टिवल भी कहाँ पर होता है, मणिपुर में। इससे 3-4 इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ याद रखेंगे, फुमडी याद रखेंगे, संघाई डियर याद रखेंगे, इसके साथ साथ। और इसकी एक और खासियत क्या है, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर रामसार, ठीक है, तो रामसार क्या हुआ था, एक कन्वेंशन है, एक समझौता है वेटलैंड के लिए, ठीक है, जो आर्द्र भूमि होती है उनके लिए एक समझौता किया गया, और उसके अंदर बहुत कम ही साइट्स को रखा गया है, अब तो भारत के बढ़ गए हैं, पर उसमें रामसार के अंदर एक लिस्ट और बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड। और मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड के अंदर केवल 2 झील हैं, शुरू से लेकर अब तक देखेंगे तो 3 झील को ही परमिशन मिला था। भारत के टोटल 3 झील हैं ऐसे जिनको मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड में आज तक रखा गया है। वो 3 झील कौन कौन से हैं, एक है चिल्का, दूसरा है लॉकटेक, और तीसरा है केवलाडो घाना। केवलादो घाना कहाँ पर है, राजस्थान में, अब उसके बारे में लिखेंगे बाद में। तो ये 3 झील हैं, जिसमें से चिल्का ने क्या किया, अपने आप को ठीक कर लिया, तो आज वर्तमान में चिल्का नहीं है और ये सिर्फ 2 ही हैं। तो एट प्रेजेंट ओनली 2 lakes आर देयर विच आर लॉकटेक एंड केवलाडो। फर्स्ट वाइल वी हैव चिल्का इन द लिस्ट, पर अभी वो नहीं है, चिल्का ने अपने आप को ठीक कर लिया है, ठीक है। तो अभी क्या क्या है, लॉकटेक और केवलाडो है, और चिल्का उसके बाहर हो चुका है। पर अगर ऐसा आता है कि मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड में कितने गए थे, तो वो 3 हो चुके हैं। ये मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये उन झीलों का लिस्ट है या वैसे वेटलैंड साइट का लिस्ट है जो अभी इस टाइम पे डिग्राइन हो रहे हैं, क्षति पहुंच रही है उनको, या भविष्य में ये इनको क्षति पहुंच सकती है, या आगे भविष्य में ये विलुप्त हो सकते हैं। द लेक्स विच आर डिक्लाइनिंग और डिग्रेडिंग and in future they may go extinct. Such lakes are underlined in Monterey's record for the protection and conservation. संरक्षण और संवर्धन के लिए उससे उस लिस्ट में रखा गया है। क्लियर है सभी को? तो ये तीनों को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगला लिख लेंगे केवलाडो। केवलाडो, केवलाडो कहाँ पे है, राजस्थान। इसकी विशेषता क्या है, पहले तो चिल्का के उसमें है, आपका रामसार भी है। ये भी सबसे विशेष यह है कि इसके समीप वाले जो क्षेत्र है, क्योंकि वो क्या आपका ग्रासलैंड का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर क्या मिलता है आपको, घास के मैदान मिलते हैं। और उसी घास के मैदान पे यहाँ विशेष प्रकार की एक पक्षी मिलती है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। केवलाडो जाना जाता है किसके लिए, एक पक्षी के लिए जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और IUCN के लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त में सबसे ऊपर है, विलुप्ति के कगार पे है। कई बार क्वेश्चन आएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसे ही आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में जाएंगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड को पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें से एक क्या आपका द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। केवलाडो के बाद भोजताल। भोजताल ये कहाँ पर है, भोपाल, जो भोपाल का मुख्य ताल है उसका नाम है भोजताल, मध्य प्रदेश। नहीं, अलग है, सांबर तो आपका खारा पानी है ना, ठीक है, लिख लो, सांबर झील भी लिख लीजिए। भोजताल भोपाल मध्य प्रदेश। उसके बाद सांबर, सांबर कहाँ है, राजस्थान। और इसकी विशेषता क्या है, ये भारत का नमक उत्पादन का सबसे बड़ा झील है, सबसे ज़्यादा नमक यहीं उत्पादन होता है। द लार्जेस्ट सॉल्ट पैन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग लेक, सबसे किसी झील से सबसे ज़्यादा नमक पैदा होता है तो वो क्या आपका सांबर। उसके बाद डल लेक कश्मीर, उसके बाद पोंगोंग सो, भारत और चाइना के बीच विवाद, पोंगोंग सो,
लद्दाख। उसके बाद सोमुरारी, सोमुरारी कहाँ है? ये भी लद्दाख में, ठीक है, सोमुरारी। इसके बाद आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश, चंद्राताल और रेणुका ताल। चंद्रा और रेणुका दोनों रमसार में भी हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रा और रेणुका, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर में सतलज नदी के ऊपर, जहां से आपका क्या चालू होता है? इंदिरा गांधी कैनाल, और वहीं पर बड़ा जो है उसका नाम क्या है? हरिके। हरिके झील, हरिके झील हिमाचल प्रदेश पंजाब बॉर्डर में है, वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा, और इसी हरिके झील से प्रारंभ होता है आपका क्या? इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। हरिके झील से ही पानी निकालकर इंदिरा गांधी कैनाल को भेजा जाता है और सतलज रिवर के ऊपर है। हरिके के साथ साथ दूसरा एक वहीं पर है, उसका नाम क्या है? कंजली। हरिके एंड कंजली, कंजली आपका पंजाब में आएगा और हरिके कहाँ पर आएगा? आपको हिमाचल प्रदेश पंजाब के बॉर्डर में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंजली और हरिके, ठीक है। इसके बाद और नीचे आते हैं और अब थोड़ा साउथ इंडिया का भी कादू देख लेते हैं। कोलेरू, कोलेरू ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वेम्बनाड। वेम्बनाड ये क्या है आपका? एक लगून है। वेम्बनाड केरला, वेम्बनाड केरला, केरला, ठीक है। यहाँ पर क्या है विशेषता? इसको बोलते हैं कयाल। वेम्बनाड को एक प्रकार से क्या बोला जाता है? कयाल। ऐसा लगून जहाँ पर क्या है? खारे पानी, समुद्र के खारे पानी आकर जमा हुए, ऐसा झील या लगून जहाँ पर समुद्र के खारे पानी जमे हुए हैं उसको बोलते हैं कयाल। तो वेम्बनाड क्या अपने आप में एक कयाल है। बहुत सारे कयाल होते हैं केरला में, उसमें सबसे बड़ा क्या है? वेम्बनाड। लिख लीजिए वेम्बनाड। हाँ, कुट्टीनाड बोलते हैं उसको, बिलो वाटर एग्रीकल्चर कुट्टीनाड, गिहास में भी है वो, ठीक है। वो यहाँ ज़रूरत नहीं है CGPSC के लिए, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ एक और लेक झील है वहीं पर केरला में, अस्थाईमुडी, अस्थाईमुडी झील केरला, अस्थाईमुडी केरला। उसके बाद तमिलनाडु में दिखेगा आपको कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल पलनी पर्वत में है, ठीक है, पलनी माउंटेन, कोडाई कैनाल तमिलनाडु। और ये क्या है आपका? स्टार शेप का है, ठीक है। ये कैसा है? स्टार शेप है, ऐसा है झील। पूरा पूरा पर्वतों को ऊपर से देखोगे तो स्टार जैसा दिखता है, ठीक है। इस तरह से झील बना हुआ है और इसकी खासियत क्या है कि ये मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड लेक। UPSC 2017 क्वेश्चन, कोलेरू, पुलिकट, चिल्का और कोडाई कैनाल ऑप्शंस थे और क्वेश्चन ये पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैन मेड लेक, मानव से है। तो ये क्या है आपका? कोडाई कैनाल, ठीक है, जो कि पलानी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बाकी हम लोग रमसार में देखेंगे, रमसार में बहुत सारे आ गए हैं अभी, 46 से ऊपर है, लेकिन इनको ध्यान रखना है, ठीक है। फैक्चुअल बेस को बढ़ाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हम प्री के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन जिलों को, अब देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा नहीं है, ऐसे ही पूछा जैसा बताया मैंने। अब अगर ऐसा पूछ देगा उत्तर से दक्षिण जमाओ तो फिर तो आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत की प्रमुख घाटियाँ, आज के लिए जो मैप का लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? भारत की प्रमुख घाटियाँ। लोकेशन, एक्सटेंशन, मैप और जो थोड़ा बहुत बेसिक था ज्योग्राफी का वो मैंने बताया आपको, ठीक है, खासकर मैप के लिए। प्रमुख घाटियाँ में कौन कौन सी घाटी हैं? ऊपर से आते हैं नीचे तक, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली। बनाती कौन सी नदी है? शौक, शौक और नुब्रा नदी बनाती है आपकी नुब्रा घाटी, लद्दाख में है, ठीक है, शौक और नुब्रा नदी। ये नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम है शौक और नुब्रा। उसके जस्ट नीचे आएगा आपको गलवान घाटी, जहां पर अभी क्या हुआ? विवाद हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एंटर करेंगे तो क्या दिखेगा? स्पीति, स्पीति, SPITI, स्पीति घाटी। जम्मू कश्मीर की तरफ नजर मारेंगे, वहां क्या दिखेगा? वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी। फिर रोहतांग पास के ऊपर नीचे दिखेगा कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास में है ना दोनों। उसी के साथ साथ दिखेगा चंबा घाटी, चंबा वैली, ये भी हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में क्या है आपका, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, नंदा देवी। उत्तराखंड वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी। इसके बाद हम आते हैं सिक्किम। सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट घाटी क्या है, चुम्बी, चुम्बी और युंगथांग, युंगथांग, YUNG, युंग, ठीक है, युंगथांग, चुम्बी और युंगथांग घाटी। हिमाचल प्रदेश में एक और लिख लेंगे, पार्वती घाटी, वो भी कई कई पूछ लिया जाता है, पार्वती घाटी और खीर गंगा, पार्वती घाटी एवं खीर गंगा। उत्तराखंड में लिख लेंगे ऋषिकेश, उत्तराखंड में ऋषिकेश, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का योग कैपिटल बोला जाता है ऋषिकेश को, ठीक है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और अष्टमुखी रुद्राक्ष नेचुरली कहीं पर मिलता है तो वो ऋषिकेश है, ठीक है। अष्टमुखी रुद्राक्ष का जो पेड़ मिलता है नेचुरली, वो कहाँ मिलता है, ऋषिकेश में मिलता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष के लिए भी जाना जाता है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहीं पर क्या है आपका, लक्ष्मण झूला, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला भी ऋषिकेश में ही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वैली क्या लिखा, स्पीति हो गया ना। स्पीति के बाद इधर आते हैं घाटियों में, तो साउथ इंडिया में थोड़ा देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी और अभी जो है उसको देखेंगे जब पढ़ते जाएंगे। जैसे माउंट आबू वगैरह पे भी छोटे मोटे वैलीज़ हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है। जब हम हिमालय माउंटेन पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ाऊँगा, और अरावलीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट जो है, एक्चुअल में वो वैली नहीं है लेकिन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। महादेव पर्वत में है आपका, ठीक है, महादेव माउंटेन, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। महादेव हिल्स में लिख लो, महादेव हिल, सतपुरा का ही रेंज है वो, सतपुरा रेंज, महादेव हिल। पंचमढ़ी के बाद वेस्ट यहाँ पर आएंगे, आंध्र प्रदेश में तो दिखेगा आपको अरकू वैली, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। अरकू वैली विशाखापट्टनम के पास है, बिल्कुल, अरकू वैली, अराकू वैली, ठीक है। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसके बाद लिखेंगे अगला कुर्ग, और कुर्ग के पास ही दो जगह हैं, वहाँ पर है, उसका एक का नाम है मैदान, एक को बोलते हैं मलनाड। कर्नाटक का प्लेट्यू जो है, इसके 3 पार्ट आएंगे, कुर्ग, मैदान और मलनाड, मैदान और मलनाड, ये भी प्रसिद्ध घाटियों में से हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे तमिलनाडु और केरला पे। तो केरला पे क्या है, शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरला साइलेंट वैली। हाँ क्या होगा, इसका ढक्कन से यहाँ गिरा है, निकाल लेगा क्या, रेड है, ठीक है। साइलेंट वैली क्लियर है। और साइलेंट वैली के बाद अगर हम लोग कहाँ पे चलते हैं, तमिलनाडु, तो वहाँ पर क्या है, कौन सी वैली है, कार्डमम, कार्डमम पर्वत भी है और कार्डमम वो भी है, कार्डमम और नागरकोली, कार्डमम और नागरकोली, ठीक है। देखो शुरुआत में मैं थोड़ा सा आपको मैप वर्क ही करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एकदम वो नहीं हो जाना कि घबरा नहीं जाना है कि ज्योग्राफी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आया है एग्जाम में, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा आपको। इसका तो चलेंगे हम लोग, हिमालय वगैरह सब पढ़ेंगे, वो तो लिस्ट डाउन है, ठीक है। तो डे 1 पे मैंने आपको कुछ अभी कराया है, और डेली मैं आपको इसी तरह से कुछ मैप वर्क दूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन तो एक्सक्लूसिव मैप वर्क है। तो यहाँ पर कम से कम 50 से 100 एंट्री हम 2 दिन में करेंगे, उसके बाद डेली बेसिस में हम कम से कम 10 एंट्री करते चलेंगे, ठीक है। उसको रिवीजन करते रहना। क्या होगा, अभी पढ़ लोगे तो एग्जाम के दिन आपको याद नहीं रहेगा, एक बार बनाए रहोगे तो डेफिनेटली क्लिक करेगा किसको मैंने बनाया है। 70 दिन के अंदर कुछ चीज़ को लिखा है, पढ़ा है और उसको टिक किया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ याद रहेगा, क्योंकि ऑप्शन आपके आंखों के सामने होगा, रटने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हमने आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, मैप, लोकेशन और एक्सटेंशन। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के बॉर्डर, और साथ ही साथ बॉर्डर में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट आपका चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि अभी उमिंग ला को देख रहे थे हम लोग, इसी तरह से बहुत सारा है। FMR क्या है, ठीक है, FMR के साथ साथ कलादान किस तरह से बना हुआ है, चाबहार क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं भारत के आसपास जिस विवादित हो रहे हैं, हम्बनटोटा का पोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, IMT हाईवे क्या है, इंडियन थाईलैंड म्यांमार हाईवे क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच एक नए विवाद आया, और एक आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। विवाद क्या बना, काली पानी, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या मिला है कि भारत का पहला ट्रांसनेशनल ऑयल पाइपलाइन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन किसके बीच बना, इंडिया नेपाल के बीच, ठीक है। उस वाले क्लास में जाइए,
ठीक है, इंडिया नेपाल के बीच। और कहाँ से कहाँ तक ये रन होगा, कौन बताएगा? ठीक है, बताया आप लोग? हाँ, वेरी गुड, मोतिहारी से अमलेखगंज। क्लियर है, मोतिहारी से अमलेखगंज। तो इस तरह की चीज़ों को भी देखेंगे जो आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बढ़ाऊंगा पैरामिलिट्री फोर्सेस और कौन कौन से फोर्स किस किस बॉर्डर में होते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक करेंगे, क्योंकि अभी एक विवाद हो चुका है मणिपुर के आसपास, सॉरी कहाँ पर हुआ कल, नागालैंड पे। ठीक है, तो नागालैंड आपका फिर CGPSC में क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। ये समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर को कैसे वो पिक करते हैं। अभी नागालैंड में विवाद हो तो नागालैंड के आसपास को थोड़ा सा हम लोग उसका मैप स्टडी जरूर करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, अब अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ब्लू माउंटेन आज मैंने दिया था, ब्लू माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। विश्व में 2 ब्लू माउंटेन है, एक मिजोरम में, दूसरा कहाँ पर है, कैंटरबरी प्लेन न्यूजीलैंड, वहाँ पर है। ठीक है, तो उसको तो पूछेगा नहीं, इसको ही पूछेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब अभी मैप में खासकर फोकस्ड है तो एटलस आपके हाथों में होना चाहिए, आप मैप के काम को कर रहे हैं। जितना अर्ली मैं ये सब चीज़ को करा रहा हूँ वो आपको लास्ट में आप इस बोझ से बच जाओगे। नहीं तो अंतिम दिन होता है कि आप दर्रे खोज रहे हैं, आप वाटरवे खोज रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल मैंने आपको 15 या 17 दिन मैप वर्क कराऊंगा, जिसमें आपका भारत का नक्शे का हर एक पहलू को हम लोग कवर करेंगे। और उसी से आपका ज्योग्राफी का बहुत सारा, इवन ये वाले क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थे, मिनरल्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं, वो सारा भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा भी उस चीज़ को और उसको मैं मैप से भी कराऊंगा। अगर आप तुक्का भी मारोगे आपका तुक्का भी सही लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस रीजन में ये चीज़ नहीं मिल सकता, इस रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स ट्रिक्स होते हैं वो भी ज़रूर सिखाऊंगा अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेक करते हैं 5 मिनट का, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का, और उसका टॉपिक क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन और मैप वर्क है। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें आपका जो नए ज़िले हैं, जो नया मैप है, उस मैप को बनाना भी सिखाऊंगा कि अब मैप बदल चुका है ना, अब टोटल कितने ज़िले आ गए हैं, 32। तो 32 ज़िले और वो जो 4 ज़िले हैं उसमें क्या क्या चीज़ आपका अलग है। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल।